अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी बस आपका इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या करें कि लोग जो है ना वो हाल से बेहाल हुए हैं। लेकिन जहां मौसम खुशगवार है वहां बात हो रही है हब्स की। जी हाँ, अच्छा, अगर आप घरों में हैं तो आपको लगेगा कि हब्स है। अगर आप स्टूडियो में हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ बेहतर चीज़ें लग रही होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पूरा सिस्टमैटिक थिंग्स होती हैं। लेकिन अगर आप सड़कों पर हैं तो थोड़ी देर आपको लगेगा कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो आपको ऐसे लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं जी, हब्स बरकरार है। तो ये मिक्स एंड मैच जो है ना, ये चल रहा है और ऐसे चलते ही जा रहा है। अच्छा जी, तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आपने जो है वो प्लांट्स लगाने हैं, आपने जो है वो ट्रीज़ लगाने हैं, और आपने अपने माहौल को जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से रखना है कि आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। आप अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसको इस तरह से रखें कि एटलीस्ट ये जो है हमें पता चल सके, ये जो है हमें एहसास हो सके कि हमने ख़ुद से कोशिश की है अपनी सराउंडिंग को बेहतर बनाने की। अभी जब मैं आ रही थी सुबह गाड़ी में बैठी हुई थी तो मैं देख रही थी कि सुबह की इतनी खूबसूरत जो है वो किरणें पड़ रही थी, लेकिन जो सड़कें थी, जो इन्वायरमेंट था वो पोल्यूशन से भरपूर था। इतनी ज़्यादा जो है पोल्यूशन थी, इतना ज़्यादा जो है वो ऐसा लग रहा था कि कोई दोपहर का टाइम हो रहा है। तो प्लांट्स लगाएं, ट्री जो है वो लगाएं, इर्द गिर्द में जो है वो शजरकारी करें, तो इससे जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए या रिवर्स रखने के लिए या बेहतर रखने के लिए क्या कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट जो हैं उनको ये करना है कि उनको लेना है मेथी दाना, और मेथी दाना लेने के बाद ना उन्होंने उसको यानी कि पानी के गिलास में मेथी दाना डाल के उबाल लेना है, और फिर जो उस मेथी दाने का जो पानी है वो उबाल के रख लेना है, और इसको रोज़ाना जो है वो पीना है। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी जो शुगर है वो मुतवाज़िन रहेगी। इससे उनकी शुगर जो है वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को आप बैलेंस कर सकते हैं, और शुगर को आप बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये उसकी रेमेडी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं कि जी आप ये करें, हमने आपको ये बताया है, शुगर ठीक हो जानी है। ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो जो कराची का मौसम है वो बड़ा औसम है, और ये जो मौसम है ये मिला जुला है। कभी गर्मी है, कभी जो है वो हब्स हो जाता है, कभी बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलने लगती हैं, और कभी जो है ऐसा लगता है कि जी भाई अभी कोई कंजेशन हो रही है, अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इस साल का जो मानसून का सीज़न है वो है जी काफ़ी मजबूत, यानी स्ट्रॉन्ग सीज़न है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं महकमा मौसमियात कहते हैं कि इस साल जो है मानसून का सीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस साल बारिशें जो होंगी ठीक ठाक होंगी, और अगस्त से ज़्यादा जो बारिशें हैं वो जुलाई में मुतवक्के हैं। एंड इट सीम्स लाइक कि अगर ये बारिशें जो है इतनी ज़्यादा होंगी और ये सीज़न जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमने क्या तैयारी कर रखी है, हमारी क्या तैयारी है, हम कैसे जो है इस सीज़न में मूव ऑन करेंगे, हमने प्रिपरेशन कर ली है या नहीं कर ली है, हमें पता है या नहीं पता है कि किस तरह इस सीज़न को जो है वो मूव ऑन करना है, रेन इमरजेंसी क्या है, नदी नालों की सफाई हो गई है या नहीं हो गई है, या फिर ऑब्वियसली हमने जो रेन इमरजेंसी है उसके क्या इकदाम किए हैं, हमें SOP पता है या नहीं पता है। क्योंकि अब जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से तो कह दिया गया है कि भाई आप लोगों ने जो है वो तैयार रहना है, तगड़ा सीज़न जो है वो आने को तैयार है। और इसके अलावा आप देखें जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। जनूबी पंजाब की सूरत हाल भी आपको पता ही है कि वहाँ पर किस तरीके से जो अलर्ट जारी है, वार्निंग जो है वो दी जा रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि ओवरऑल जो पेश गोई की गई है, सिंध बलूचिस्तान के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अब बारिशों की पेश गोई की गई है। और ये जो बारिशें हैं ना, इनकी पेशगोई का मतलब ये होता है कि जी अब बारिशें होंगी तो लोगों ने भी प्रिपेयर रहना है। अब फिर से बात वही आ जाएगी कि जहाँ जहाँ आप लोगों को कहा गया है वहाँ वहाँ आप लोगों ने उन मुकामात पर नहीं जाना। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि अगर आपको मना किया गया है और कहीं पर फ्लड की सिचुएशन है तो प्लीज़ डोंट गो। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो पेशगोई की गई है, PDMA ने जो है PDMA पंजाब ने मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अच्छा, सिमिलरली सिंध बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। आज सिंध बलूचिस्तान KP GB कश्मीर के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं जी, और अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में।
ये क्या हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये सारा कुछ। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि जब हमने अपने शो पे जो है एनईडी से रिलेटेड, एनईडी के टेस्ट से रिलेटेड जो है जो एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे और एक्सपर्ट्स से भी पूछा था कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स क्या करें, तो उस पर जो है वो जो स्टूडेंट्स थे या जो उनके जो टीचर्स थे वो उस टाइम पर बड़े इंथुजियास्टिक नज़र आए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कराची। कराची के जो स्टूडेंट्स थे वो इस दफ़ा जो एंट्री टेस्ट है उसमें बाजी ले गए हैं। मतलब इमेजिन करें कि जो कराची के स्टूडेंट्स हैं वो एंट्री टेस्ट में ले गए बाजी। और हुआ क्या है कि जो सिंध के जितने भी इंटर के जो कॉलेजेस थे उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये जो एनईडी का टेस्ट था इसमें 50% मार्क्स भी नहीं लिए। और सबसे बुरी कारकर्दगी जो रही है वो लाड़काना बोर्ड की रही है। आप इमेजिन करें कि हमारे जो सिंध के जो कॉलेजेस हैं उनकी सिचुएशन क्या है। मतलब लाड़काना बोर्ड की कारकर्दगी जो है वो सबसे बुरी रही है। हैदराबाद बोर्ड जो था वहाँ से और जो आला नंबर्स लिए थे, यानी मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना वगैरह से A1 ग्रेड के मार्क्स लिए थे, वो एनईडी के जो टेस्ट हुआ है उसमें पास नहीं हो सके। एंड यू नो, इससे जो हमारे कॉलेजेस हैं, इससे जो हमारे जितने भी सिंध के अंदर बने हुए ये तालीमी मयार है ना, इसका एक तरीके से पोल खुल गया है कि रट्टाफिकेशन या फिर किसी भी तरीके से अच्छे नंबर हासिल करके आप वाकई ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप आगे कुछ कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल साबित हो गया कि जो सिंध के कॉलेजेस हैं वो कहीं ना नाकाम नज़र आए। अजी आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बहुत बात करते हैं। हम चीते की बड़ी बात करते हैं, हम जगाड़ की बड़ी बात करते हैं, हम लेपर्ड की बड़ी बात करते हैं। और इन तीनों के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को जो है वो नहीं पता इस बारे में कि ये जो लेपर्ड होता है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है। तो आज मैं आपको इसकी स्पेशलिटी बताती हूँ। लेपर्ड की जो स्पेशलिटी होती है ना, लेपर्ड की स्पेशलिटी ये होती है कि लेपर्ड जो है वो जिस तरीके से बहुत मशहूर है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लेपर्ड यानी जो ये जो बिग कैट है इसके जो फर होते हैं ना उसके अंदर इस तरह के जो है वो वाइब्स दिए होते हैं। यानी कुदरत का निज़ाम है, ऐसे वाइब्स होते हैं कि वो उसके इर्द गिर्द से भी अगर कोई गुजरता है ना तो उसको पता लग जाता है कि जी मेरे इर्द गिर्द से कोई गुजर रहा है, और डेफिनेटली फिर वो जाके जो है वो अपना शिकार करता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बताते हैं आपको कि जी वेल डन मोहम्मद आसिफ। यस मोहम्मद आसिफ, वेल डन। और हमें आप पर फ़ख्र है, और जिस तरीके से आपने ये स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है और रिवायती हरीफ भारत को हराया है, दैट्स अमेजिंग थिंग। तो हमें आप पर फ़ख्र है। और कल भी मैंने आपको कहा था बहुत सारी बेस्ट विशेज़ मोहम्मद आसिफ आपके लिए, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल करता है कि बस ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और हमारा जो स्पोर्ट्स है जितने बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसकी कामयाबियों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मोहम्मद आसिफ को दिल की गहराइयों से जो है वो मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर पाकिस्तान के कौमी परचम की शान में इजाफा किया। उनका कहना था कि मोहम्मद आसिफ ने ज़बरदस्त महारत और सलाहियतों का लोहा मनवाकर चैंपियनशिप जीती। मोहम्मद आसिफ ने कौम का मान और वक़ार बढ़ाया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि खेल हो या कोई और मैदान, पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और हमारे बासलाहियत नौजवानों की कामरानियों का सिलसिला अब इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सेलिब्रेशन की सूरत हाल है, पाकिस्तानी जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं भारत में क्या हो रहा है। भारत में तो अजीब ही कुछ सिचुएशन है। भारतीय तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई जजमेंटल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कोई साइकोटिक प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब मुसलमानों को छोड़ के अब वो जो सिख हजरात हैं उनके पीछे पड़ गए हैं, अपने बॉलीवुड स्टार्स के पीछे पड़ गए हैं, सबकी जो पेट्रियाटिज़म है वो प्रूव करवाते रहते हैं। मतलब यू नो दैट्स यू नो अनबिलीवेबल कि उनका अपना जो स्टार है रणबीर सिंह, उसकी जो मूवी है
उसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान मुखालिफ बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान पाकिस्तानी परचम लहराने पर रणवीर सिंह को तनकीद का सामना करना पड़ा। मारूफ बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह को अपनी आने वाली पाकिस्तान मुखालिफ बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान पाकिस्तानी परचम लहराने पर तनकीद का सामना है। सार्फिन उनके बाइकआउट का मुतालबा भी करने लगे। धुरंधर की शूटिंग शोबिस वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक जनाब क्या है ये कि भारतीय रियासत पंजाब के मारूफ शहर लुधियाना के एक गाँव में जारी है। अच्छा जी, इसमें ये होता है कि जो रणवीर सिंह है ना, वो क्या करते हैं कि वो गुजर के जा रहे हैं और ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है, तो बस उसके ऊपर हो गई ये तनकीद कि जी रणवीर सिंह को भी आप बैन करें, रणवीर सिंह की क्यों मूवी आने दे रहे हैं, मतलब अगर जो है बाकी लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो कैसे पाकिस्तान का परचम इंडिया की सरजमीन पर लहराया। और उनका जो एक मेंटल कैलिबर है ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया है। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, और ये खबर जब मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो ये खबर शेयर करते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी की क्या कोई कीमत नहीं होती? क्या ऐसे ही होता है, या पैसे ज़िंदगी से बढ़ के होते हैं? मतलब जान सलामत रहनी चाहिए, पैसे तो आने जाने होते हैं। लेकिन ये वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आप देखें कि कुछ लोगों ने शर्त लगाई। ये वाक़या पेश आया भावलपुर में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। ये एक बुज़ुर्ग शख्स था जिससे कुछ लोगों ने, वहाँ के जो उसके दोस्त होंगे या जानने वाले होंगे, उसने शर्त लगाई कि जी ये जो नहर है पंजाब के ज़िले भावलपुर में ओज शरीफ के करीब अब्बासिया लिंक केनाल को 1000 रुपये के लिए तैरकर अबूर करने की कोशिश में जो है ये शख्स जान से गया। अब ये जो केनाल है पूरी, इसके ऊपर इस शख्स ने ये शर्त लगाई कि ठीक है, बाकी लोगों ने कहा कि तुम ये नहर जो है इस केनाल को अबूर करो तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। अब क्या हुआ है कि वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो शब्बीर जो है उसको जब देखा तो वो नहर में जब गया तो वो नहर में जाते साथ ही डूबने लगा। वहाँ पर मौजूद अफराद उसकी मदद करने के बजाय हंसते रहे, उसकी वीडियो बनाते रहे। फिर बाद में यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो किसी ने रेस्क्यू 1122 को इतला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। सारिफीन ने लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने शब्बीर को शर्त लगाने के लिए उकसाया और बाद में उनकी मदद नहीं की। ताहाल ओज शरीफ पुलिस की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। आप देखें कि ये जो शख्स था, ये 1000 रुपये के लिए इसने शर्त लगाई, और जब इसने 1000 रुपये के लिए शर्त लगाई तो आप सोचें कि ये जो शर्त थी ये इसकी जान ले गई। और जो लोग वहाँ खड़े थे जिन्होंने इसको कहा था कि भाई मैंने तुम्हें जो पैसे देने, और पैसे नहीं दिए, उन्होंने इसको मरते हुए इसकी वीडियो बनाई। हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही। और ये इतनी वायरल स्टोरी है, सोशल मीडिया पर हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। मतलब इतनी जान की कीमत इतनी सस्ती, और जान किसी भी चीज़ के ऊपर भारी होती है। यानी आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? अब सोचें वो बंदा पता नहीं कितना मजबूर होगा, उसकी क्या मजबूरी होगी कि वो 1000 रुपये के लिए, इस चीज़ के लिए मौजू भी नहीं था, फिट भी नहीं था, तैराकी भी नहीं जानता था, और वो कूद गया। तो वैसे भी किसी की मदद की जा सकती है, उसके लिए उसको किसी करतब दिखाने की या दिखवाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों पे अल्लाह रहम करे और उनको शदीद जो है ना सख्त से सख्त इनको सज़ाएँ भी देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी K2 पर बर्फ़ानी तोदे की जद में आकर पाकिस्तानी कोपहमा जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर। और जिस तरीके से ये कोपहमा जाते हैं तो बस यही होता है कि जाएं और सलामती के साथ जो है वो चोटियों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। लेकिन अफसोसनाक ख़बर यही है कि K2 पर बर्फ़ानी तोदे की जद में आकर जो है पाकिस्तानी कोपहमा जाँ बहक हो गए हैं। K2 पर बर्फ़ानी तोदे की जद में ये शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर शगर आरिफ हुसैन का कहना है कि 3 गैर मुल्की कोपहमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शगर के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोपहमा मामूली ज़ख्मी हैं। आगे बढ़ते और आपको बताते कि जो गोल्ड की प्राइस है वो क्या है। तो जो सोने की जो कीमत है उसमें हो गई है कमी। अच्छा जी, फ़ी तोला सोने की कीमत में 900 रुपये की कमी हुई है। फ़ी तोला सोना 3,55,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये की कमी से 3,04,441 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोना
$9 सस्ता होकर $3,326 फ़ी ऑंस की सतह पर पहुंच गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो दालों के प्राइजेज़ हैं वो शेयर करते हैं। और ये जो दालों के प्राइजेज़ हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि जो माश की दाल है वो है जी 405 और इसकी जो रिटेल प्राइस हैं एंड इट्स 425। इसके बाद जो मूंग की दाल है उसकी जो प्राइस है वो 310 है और फिर रिटेल प्राइस जो है वो 325 है। मसूर की दाल जो है वो है 250 और फिर उसके बाद रिटेल प्राइस जो है वो 262 है। दाल चना जो है वो 340 है और फिर उसके रिटेल प्राइस जो है वो 355 है। काबली चना जो है वो 310 है और फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस है वो 325 है। तो ये जी ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर की। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है रेमेडीज़ शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यूजुअली इस तरह की ख़बरें हम सुनते ही रहते हैं और आपको बताते भी हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जिनका असर जो है ना वो वाकई आपके दिल को लगता है, दिमाग को लगता है। मलीर सऊदाबाद में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर एक शख्स जो था वो बाइक से उसकी टक्कर हुई ट्रॉलर के साथ। उसके बाद जिस तरीके से वो मनाजिर थे वो दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। मतलब कुछ हो जाए, लेकिन ये जो हैवी जो डंपर माफिया है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जो ट्रॉलर्स हैं ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कराची की सड़कें भी इन डंपर माफिया वालों की हैं, ये कराची की सड़कें भी इन ट्रक वालों के लिए हैं, ये हैवी ट्रैफिक वालों के लिए बनाई गई हैं। आम आवाम ये देखें, ओ माय गॉड, ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये सीसीटीवी जो कि सिटी 21 ने अपने नाजरीन के साथ में शेयर की। ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रॉलर ने जो है वो हिट किया है बाइकर को। और इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर, ये 60 साला बाकर साहब थे। वाक़े के बाद इनकी शनाख्त हुई। मतलब ये वो मनाजिर हैं दिल दहला देने वाले कि इंसान की अकल हैरान हो जाए कि ये शख्स पीछे से ड्राइव करता हुआ ट्रॉलर चलाता हुआ आ रहा है और ये कैसे किसी को ऐसे हिट कर सकते हैं। और उसके बाद के मनाजिर हम आपको दिखा नहीं सकते कि वो किस तरीके के मनाजिर हैं, दिल दहला देने वाले। लेकिन क्योंकि एज आई सेड कि ये जो कराची की सड़कें हैं ये मेरे आपके लिए, आम आवाम के लिए तो नहीं है। ये जो सड़कें बनाई गई हैं ना, ये सड़कें ये ट्रॉलर्स वालों के लिए बनाई गई हैं, इनकी तेज़ रफ्तारी के लिए बनाई गई हैं। कहीं और ये महारत दिखा नहीं सकते कि कितनी तेज़ रफ्तारी से जाते हैं। तो ये इन्होंने कहा सड़कों पे ही हम जो है वो फार्मूला 1 बना लें। तो ये इंसानी जानों की ये कीमत है कि आप सुबह बाहर निकलें और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन सा डंपर आए और आपको कुचल के चला जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आज़ाद भाई। आज़ाद भाई, ऐसी खबरें जो हैं दिल दहला देती हैं, मतलब लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये वाक़या हुआ, इसको सज़ा हो जाएगी, फिर छुट जाएगा या नहीं छुटेगा, फिर कल ऐसे वाक़या होगा। शहरी रोज़ घरों से निकलेंगे रिस्क कमाने के लिए और उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से कोई अंधी गोली उनको लग जाए, कहाँ से आकर उनको ट्रॉलर हिट कर जाए, वो कहीं से जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए। ये सिचुएशन है इस शहर की। किससे अफसोस करें, किससे शिकवा करें, कुछ सुनने वाला होगा। हमारे पास जो इदारे हमारे हैं, तो मैं आपके हर प्रोग्राम में बार बार शिकवा करता हूं कि इदारे हमारे पास जो हैं बहुत बने हुए इदारे, उनके सरबराहान मौजूद हैं, लेकिन वो इदारे काम करने को तैयार नहीं हैं। इतने बड़े इदारे सरकार ने बनाए हुए हैं, वो इदारे किस काम के, वो इदारे काम क्यों नहीं करते हैं, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है, हमारे यहाँ रियासत में सुनने वाला या उसके शिकवा का अजाला करने वाला कोई है नहीं। मौजूद हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब देखिए, एक सड़क है, इस सड़क पर उसका तयन करना, उस सड़क पर मोटरसाइकिल, कार, जीप या XYZ जो बड़ी गाड़ी, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी चलने का वजह से कोई रूट का तयन करे, वो किस तरह किया जाए। कोई हमारे पास कोई SOP नहीं है। आपको सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले नजर वहां पर आएंगे जहां पुल के नीचे होंगे या किसी सिग्नल पर होंगे, वो इस इंतजार में होंगे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वाला है, डबल सवारी उसके पास है, या उसके पास हेलमेट नहीं है, या नंबर प्लेट का इशू है, या वो गाड़ी नंबर प्लेट फैंसी है, जेली XYZ, वो वहाँ से जैसे गुजरेगा तो उनकी तलाश उस पर होगी, या अनजान कोई होगा या कोई ऐसा सीधा साधा होगा, उसको रोकने की कोशिश करेंगे।
या मुंह में गुटखा होगा उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको साइड में खड़ा करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा ताकि उसकी नज़र से आए, देखे, उसको रोकेंगे। रोकने के बाद उससे पूछेंगे आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कुछ नहीं है, हेलमेट क्यों नहीं है, फलाना क्यों, चालान करने की कोशिश करेंगे या उससे पैसे लेके छोड़ देंगे। लेकिन ये हमारे पास जो ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से कहीं आपको काम करते हुए दिखाई नज़र नहीं आएगी। आपको यहाँ पर ट्रैफिक जो है जाम नज़र आएगी, लेकिन आपको किसी पुल के पास या किसी सिग्नल के पास वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नज़र आएगी, वो आपको चालान कर देगी, आपको आपसे पैसे लेके छोड़ देगी। लेकिन हमारे पास जो निज़ाम है, यहाँ पर सड़क पर पानी खड़ा हुआ है या ट्रैफिक रवानी को बहाल करना किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारे बल्दियाती इदारे हों या हमारे पास जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। ये शख्स बाकर साहब जो जिस हादसे का शिकार हुए, ये ट्रॉलर डंपर जहाँ से जो आ रहा था, इस डंपर को यहाँ से सड़क से गुजरने की इजाजत किसने दी है? जबकि सिंध हुकूमत ने बैन लगाया हुआ रात को 11 बजे के बाद में या 12 बजे के डंपर रात को यहाँ से सड़कों पर चल सकते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले जो आजाद भाई ये जो आप कह रहे हैं ना कि इजाजत किसने दी है, सॉरी ये तो सड़कें सिर्फ डंपर्स वालों के लिए बनाई गई है ना, ये हम भूल जाते हैं। हम डंपर्स वालों की सड़कों पे हम लोग जा रहे होते हैं ना, तो उनका बेचारों का क्या कसूर है? वो उन्होंने तो जाना है Formula 1 बन के, उन्होंने तो जाना है फास्ट तरीके से चलते हुए, ये देखते हुए सड़क पे कौन है। हमारे लिए सड़कें कौन सी हैं, ये पूछना चाहिए सवाल कि हम आम आवाम की जो सड़कें हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि ये सारी सड़कें तो कराची के डंपर माफिया के लिए हैं, ये सारी सड़कें तो हैवी ट्रैफिक के लिए हैं। क्वेश्चन इज दैट कि आम आवाम की सड़क कौन सी है जहां से वो बाइक लेके चली जाए, गाड़ी लेके चला जाए, मतलब ये कौन सी है कि बाइकर वाला कहाँ से जाए? मतलब वो सुबह जा रहा है काम पे तो कहाँ से जाएगा वो? जब मैंने गाड़ी ड्राइविंग सीखी थी, हाँ, तो उस वक्त जो मुझे सिखाने वाले उस्ताद थे उसने मुझे एक जुमला कहा था। उसने ये कहा था कि यहाँ पर आप जो गाड़ी चला रहे हैं, दुनिया के ट्रैफिक कानून अपनी जगह पर है, हाँ, और हमारे पाकिस्तान में ट्रैफिक कानून अलग है जी, कानून नहीं है, गैर कानूनी कानून है जिस पर आपको अमल करना होगा। उसने कहा था कि जो खुली सवारी वाला है या साइकिल वाला है या मोटरसाइकिल वाला है, उसको आप एहतियात से देखना है। हाँ, आपको गाड़ी की स्पीड जो है, खासतौर पर शहर में जो ट्रैफिक जहाँ रवानी ज़्यादा होती है या रश होता है, वहाँ पर आपको गाड़ी चलाने में आपको एहतियात करना होगा। एहतियात इसलिए करना होगा, मोटरसाइकिल वाला वो अनजान होता है, दुनिया उसकी अपनी है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, उसको पता नहीं, उसको जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से निकल जाए। सही। अच्छा, कुछ दिन पहले अयाज राणा साहब ऐसा बैठे थे, उसने कहा यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाने वाला वो सिर्फ कहता बोलता कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए ये है कि मोटरसाइकिल वाले भी एहतियात करें। जिस तरह मैं सुबह घर से निकला हूँ तो मुझे पता है यहाँ से मोटरसाइकिल, कोने से मोटरसाइकिल, पीछे से मोटरसाइकिल, आगे से मोटरसाइकिल, उस उन 4-5 मोटरसाइकिल के दरमियान जो है मुझे गाड़ी निकालना कितना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ आजाद भाई आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि मोटरसाइकिल वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि वो हर रॉन्ग जगह से ना जाएं, जो उनके लिए मखसूस लेन है वो वहीं से जाएं। अच्छा, इस बात तशरीह करूं, ये है कि मोटरसाइकिल वाले इस वक्त जो नंबर प्लेट्स का इशू चल रहा है, आज मुझे रास्ते में जितनी मोटरसाइकिल मिली ना, मैं हल्फिया कहता हूँ, किसी भी मोटरसाइकिल पर जो सिंध हुकूमत ने नंबर प्लेट्स जारी किए है वो नंबर प्लेट्स नहीं थी। अच्छा, रक्षा वाली जो नंबर प्लेट है वो मोटरसाइकिल वाली है, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट जो उसकी साइज छोटी सी नंबर प्लेट है जो अजरक वाली है। अच्छा, रक्षा वाली नंबर प्लेट जो वो गोल चौड़ाई वाली है, रक्षा वाली नंबर प्लेट लगी हुई है मोटरसाइकिल पर, जो आम शहर में जाली बनी मिल रही है। मोटरसाइकिल इतने दरवेश लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जो रक्षा वाली नंबर प्लेट्स है वो भी आम शहरियों से खरीद करके लगा रहे हैं मोटरसाइकिल पर। ये 14 अगस्त तक सिंध हुकूमत ने मोहलत दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई जब तक एक कानून जब बनता है उस कानून पर अमल दरामद करें। मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी बनती है, हर हमारे कैमरा में बैठे हुए इनकी बनती है, या ENG वाले बैठे या PCR वाले बैठे, MCR वाले बैठे, उन सब की जिम्मेदारी बनती है। जो एक SOP पर हमें हमारे इदारे की SOP उस पर हम जब अमल करते हैं तो जब हुकूमत की SOP बनती है उस पर भी अमल करें। लेकिन मामला ये खुदा न खास्ता है, एक मोटरसाइकिल वाला जो जिसके बाद नंबर प्लेट जाली है या रक्षा की लगी हुई या किसी और लगी है, उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए या ट्रैफिक पुलिस से, ऑपरेशन पुलिस से बचने के लिए लगाई है, लेकिन खुदा न खास्ता उसके साथ कल हादसा होता है, हादसे का शिकार हो जाता है, मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन उसके बाद में उसकी तस्दीक कैसे हुई है? मोटरसाइकिल जो है इस पर नंबर प्लेट रक्षा की लगी हुई है, जो मोटरसाइकिल है वो किस नाम से, क्या मामला है, उसकी पहचान कैसे होगी? हम अपने आप दुश्मन नहीं बने, हम अपनी जान के दुश्मन खुद बनने के बजाय कोशिश करेंगे हम कानून को फॉलो करें। नंबर प्लेट की जो फीस है हुकूमत की 2400 रुपये 24 से ये अच्छा चले ठीक है, आपने नंबर प्लेट्स का जिक्र किया, नंबर प्लेट्स की फीस के बारे में बता दिया। बहुत सारे जो बाइकर्स हैं उनको ये कंसर्न है कि जी भाई फीस इतनी रखी हुई है। ये नंबर प्लेट का
इशू क्या चल रहा है? ये अजरक वाली नंबर प्लेट का क्या मसला है? इसके ऊपर भी सियासत हो रही है, ये क्या सियासत हो रही है? ये सियासत नहीं हो रही है। एपेक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान जो हमारे पास बना था, जो जिसमें पाक अफवाज उस वक्त नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक सियासी पार्टी जो है वो सियासत करे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, नेशनल एक्शन प्लान के तहत उस वक्त कई ऐसे हादसा पेश हो रहे थे या दहशतगर्द तालिबान ऐसे वाक़यात कर रहे थे जिसमें उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स जाली थी, फेक थी। हाँ। उसके बाद में सिंधु हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि हम ऐसी नंबर प्लेट्स आवेजा कर दें ताकि यकसा कानून हो, यकसा हो। पहले होता था नंबर प्लेट पीले रंग की, उसमें लिखा जाता था CD 786 कराची या सिंध, कराची सिंध, कराची सिंध, ये तासुर बन चुका था। उसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया नंबर प्लेट्स ऐसी हो जिसमें सिर्फ यकसा हो, यकसा बस एक जैसा कानून हो। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि नंबर प्लेट्स बाज़ाब्ता तौर पर उसका कानून बनाया। सही। कानून के तहत उस पर कानून बनाने के बाद ये सिंध असेंबली से कानून मंजूर हुआ। ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत फैसला हुआ। ये वफाकी हुकूमत ने किया था, जिसके उस वक्त वज़ीर थे मियां नवाज शरीफ साहब। ये इजलास पहला भी गवर्नर हाउस में हुआ था, जिसमें जरदारी साहब मुल्क में कोई हुक्मरान नहीं थे लेकिन उसकी पार्टी थी, वो भी शरीक हुए थे। MQ वाले सब बहुत सारे लोग, जिसमें गवर्नर साहब का अशरफ तलवार साहब बहुत सारे शरीक हुए थे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, XYZ जो भी पार्टियां थी, स्टेक होल्डर सब। लेकिन उसमें ये तय हुआ था कि नंबर प्लेट्स कैसी होनी चाहिए। उसके बाद सिंध हुकूमत ने एक नंबर प्लेट्स बनाई जिसमें पहले उसका निशान था अजरक, उसके पास मज़ार कायद, सफ़ेद और जो नंबर गाड़ी का नंबर, ये सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद हुकूमत ने कहा कि मज़ार कायद जो है उसको हम जो बार कोड के साथ ऐसे खुफिया रखें ताकि उस नंबर प्लेट की पहचान कैसे हो। जिस तरह भी कराची में जो सेफ सिटी मनसूबा है, ये नंबर प्लेट्स भी उसका हिस्सा है। उस मनसूबे के तहत ये हुआ कि भाई मज़ार कायद उसका बार कोड एक होता है, जिसको बार कोड कहा जाता है। बार कोड लगता है, हर गाड़ी का अपना बार कोड होता है। बार कोड इस अजरक के अंदर छुपा हुआ होगा, उसको सिर्फ CCTV कैमरा के जरिए उसका सर्च किया जाएगा। CCTV कैमरा उसका तयन करेगी जो है इसको इस अमल जाली है, फेक है या गलत है या कुछ भी XYZ कुछ भी है, उसका होगा। अब ये एक अजरक है, उसके नीचे वाइट कलर है, वाइट कलर के साथ अंदर लिखा हुआ नंबर उसका गाड़ी का नंबर है। मोटरसाइकिल हो, कार हो, जीप हो, XYZ। अच्छा, नंबर प्लेट जो हर गाड़ी क्या अपनी है। कमर्शियल गाड़ियाँ उनकी नंबर प्लेट्स उसमें पीला रंग है। जो जर्नल है उसके अंदर वाइट कलर है, अजरक भी है। अच्छा, जो कमर्शियल उसके साथ भी अजरक भी है। अच्छा, उसके साथ साथ जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी जो कमर्शियल आती है, सरकार में आती है, सरकारी गाड़ियाँ में आती है, उसमें हरा कलर भी है और अजरक भी है। अच्छा, मोटरसाइकिल की अलग है, रक्षा की अलग है, हर गाड़ी की अपनी है। और आप जाएंगे एक्साइज दफ्तर में तो वहाँ पर अलग अलग से काउंटर बने हुए। अच्छा, काउंटर बने। अच्छा, उसका तयन कौन करेगा? तयन ये होगा अगर मैं गाड़ी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके जो नंबर प्लेट्स अजरक वाली है, लेकिन उसके अंदर जो मज़ार कायद भी है और बार कोड भी है लेकिन जाली है, वो किसका तयन करेगी? हमारी जो CCTV कैमरा, वो जो सेफ सिटी मनसूबा है उसमें अगर मैं रंग जाऊंगा या मैं गाड़ी गलत इस्तेमाल करूंगा या मैं जो भी गलत काम करूंगा, उसका जो मेरे पास फौरी तौर पर सिंध हुकूमत महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट फौरी तौर पर उसका चालान काट के मेरे घर भेजेगा। सही, मैं उसको चालान पे करूंगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे पास, मेरे कैमरा में सुन रहे होंगे या नाज़रीन सुन रहे होंगे कि हम क्या करते हैं। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीद कर दी, किसी भाई से खरीद करने मेरे बाद जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें नाम चेंज नहीं करवाया, मैंने किसी और को दे दी। मैंने किसी और को दे दी, उसने किसी और को दे दी। चलते रही। अभी बहुत सारे लोग जो है वो नंबर प्लेट के मामले में उलझे इसलिए हुए, खरीदी मैंने गाड़ी, मैंने किसी और को भेज दी, उसने उसको भेज दी, जब तक गाड़ी अपने नाम पर नहीं होगी, अपने नाम पर गाड़ी होनी चाहिए। इस इशू पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अच्छा, वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हुकूमती कमेटी और जो बिज़नेस कमेटी है उसके दरमियान जो है डेडलॉक बरकरार है। लेकिन उससे पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि जी आतिफ इकराम साहब की जानिब से कहा जा रहा था कि कोई हम हड़ताल नहीं करेंगे। मिला जुला रुझान है। टिम्बर माफिया वाले कह रहे हैं कि जी ठीक है हम तो मार्केट खोलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो दीगर ताजिर हैं वो कह रहे हैं कि जी आज सब कुछ बंद करेंगे। तो ताजिर तंजीमों की हड़ताल की भरपूर हिमायत। जोड़िया बाज़ार, सदर, रीगल, मेडिसन मार्केट, लियाकताबाद, सर्राफा बाज़ार, हैदरी, कुरंगी, औरंगी टाउन और लाइट हाउस, बुल्टन मार्केट और सरिया गली जो है वो ये सब बंद है। ये सारे आप एरियाज़ देख सकते हैं जो ये आज हड़ताल की हुई है इन लोगों ने, क्योंकि इनकी जो हुकूमती कमेटी और बिजनेस कमेटी के दरमियान जो मुतनाज़ बिल के हवाले से जो शिकें थी
उसका ये मामला है, जिस पर जो है अभी हुकूमत और ताजरों के दरमियान, ये हुकूमती कमेटी और ताजर कमेटी के दरमियान, ताजरों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। लेकिन इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है कि वाकई ये सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ बयानात जो हैं उसमें भी तजाद है। टिम्बर माफिया वाले कह रहे हैं कि जी आज हम मार्केट खोलेंगे। अभी इसके ऊपर इसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आज़ाद भाई से बात करते हैं। आज़ाद भाई, क्या इशू क्या चल रहा है? ये ताजिर बरादरी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है नहीं है, और एक्चुअल में होने क्या जा रहा है? इनके जो मुतनाज़ शिकों का जो मामला था बिल की, वो सॉल्व हो गया है, तो फिर ये बाकी क्यों इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं? व्हाट्स द स्टोरी इनसाइड? देखिए, हर चीज़ बंद करना उस मसले का हल नहीं है। हाँ। अब देख रहे हैं फुटेजेस में जूड़िया बाजार बंद है, फलानी मार्केट बंद है, फलानी मार्केट बंद है। हाँ। लेकिन हर चीज़ को बंद करने से मामला हल नहीं होंगे, और ये हल का मामला है ही नहीं। हाँ। मामला ये है कि जब ताजरों ने वफा की हुकूमत से के साथ मुज़ाकरत किए, मुज़ाकरत करने के बाद में ये कहा गया कि हमें हुकूमत यकीन दहानी करवाई है कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। उसके बाद हड़ताल का ऐलान करने के बाद 1.5 लाख किस बात पे है? 1.5 लाख किस बात पे है? उसके बीच में रुकावट है कौन? उस रुकावट को ढूंढने के लिए या उस रुकावट को हल करने के लिए वफा की हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जब एक तरफ से हुकूमत का दावा ये, ताजरों का दावा ये, हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरत हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, हम हड़ताल नहीं करेंगे, उसके बीच रुकावट कहाँ आई? उस रुकावट को हल करने के लिए हवाले से वफा की हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पास जो हुकूमत फैसला करती है, हुकूमत के फैसले के बाद में उस पर अमल दरामद करना हमारी ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी बनती है। जो अफसरान होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन अफसरान ने इन ताजरों के साथ जो मुज़ाकरत क्यों नहीं किए? ब्यूरोक्रेसी अपनी हटतरमी में कायम क्यों है? जब तक ब्यूरोक्रेसी किसी हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीन नहीं बनाएगी या उसको आगे फॉलो नहीं करेगी, तो इस तरह की सूरत बढ़ती रहेगी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी जो है, वो हुकूमती जो भी फैसले होते हैं, चाहे वफाक के हों या सूबाई हों, उन मामलों में अक्सर रुकावट रहती है ताकि हुकूमत बदनाम हो और हमारे जो मामला हैं वो सुलझने के बजाय उलझते रहें। लेकिन ये मामला ताजरों का मामला है, ये मामला कुछ गैर संजीदा नहीं, इंतहाई अहम मामला है। हाँ। क्योंकि आज कराची बंद है, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद है। हाँ। कराची बंद है, इसको मजाक नहीं समझो। हाँ। कराची की मार्केटें बंद है। अब फॉर एग्जांपल खासतौर पर हफ्ते के दिन पूरे पाकिस्तान से या पूरे सूबे से लोग खरीदारी के लिए जूड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट यहाँ पर पहुँचते हैं और बाकायदगी से यहाँ से सामान खरीद करके यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल किया जाता है या भेजा जाता है। लेकिन आज अगर मार्केट बंद है तो वो जो गाड़ियाँ जो उन लोगों ने भेजी, यहाँ पर भेजी है किराए पर, रेंट पर, तो यहाँ पर गाड़ियाँ आ गई, उनका किराया कौन बर्दाश्त करेगा? उनकी जो अखराज ज़्यादा कौन बर्दाश्त करेगा? वो ड्राइवर कहाँ से बेचारे खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? क्योंकि मार्केट से बंद होती है। मार्केट से बंद होने के बाद में ये होता है कि मतलब पूरे निज़ाम जो है वो मफलूज बन जाता था। ये कराची का मामला नहीं, कराची इतना बड़ा शहर, आलमी शहर, मतलब आज कराची बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है। इस सूरत हाल को हल करने के लिए हमारे वफा की वज़ीर ख़जाना हो या तजारत हो या एक्सवाइजेड जो भी हो, इस मामले को हल करने के लिए, ताजिरों को साथ बिठाने के लिए, इस मामले को हल करने के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे, वरना ये मामला जाके आगे उलझेंगे, आगे बढ़ेंगे, ख़राब होंगे। और अगर ये सूरत हाल रही, इस टैक्सेस का मामला है, एक्सपर्ट जो मामला जो हैं उनके उस वाले जो वफा की हुकूमत से मुज़ाकरत हुए हैं, वो मामला हल करने के हवाले से वफा की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है इनके मामला हल किस तरह करें। और उसके बाद जब अगर वफा की हुकूमत ने फैसले कर दिए तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? अमल दरामद को यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी बनती है? उस पर यकीनी बनाने के हवाले से या मामला को ठीक करने के हवाले से हमारी ब्यूरोक्रेसी, हुकूमती टीम हो, उसको इनको बुलाना चाहिए, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हर चीज़ का मसले का हल जो है ना वो होता है बातचीत से, मुज़ाकरत से। अगर बातचीत मुज़ाकरत से मसला हल होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन बातचीत करने के बजाय, मुज़ाकरत करने के बजाय हड़तालें करें, ये मामले का हल नहीं है। ये ताजरों के लिए भी ठीक नहीं है और वफा की हुकूमत के लिए ठीक नहीं है, आम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरी राय ये है कि ख़ासतौर पर इन मामलों को हल करने के लिए ये फैसले भी हुकूमत किए हुए और ये रुकावटें जहाँ पर आई है, ताजरों ने शिकवा किया है, उस पर भी वफा की हुकूमत ने इनसे मुज़ाकरत की है, उसके बाद इनको यकीन दहानी दिलाई की है, उसके बाद में उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो इन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये एहतजाज करना, ये अनोखा एहतजाज है। अनोखा एहतजाज इसलिए आज की मार्केटें बंद है, कारोबार बंद है, निज़ाम बंद है, पूरा निज़ाम डामाडोल मफलूज है। इन निज़ाम को ठीक कौन करे? ये करना है वफा की हुकूमत को। वफा की हुकूमत इस तरह से मामले को सीरियस ले और संजीदा ले, इस मामले का हल करे। अगर हल नहीं किया गया तो ये मामला आगे बढ़ते रहेंगे और हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए और ताजरों के लिए, हम सब के लिए ठीक नहीं होंगे। सही, बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि इन मामलात के ऊपर नज़रसानी करें, क्योंकि बिज़नेस कमेटी से रिलेटेड जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, जितने भी लोग जो है वो आते हैं हमारे शो पर,
तो डेफिनेटली वो यही अपने कंसर्न शो करते हैं कि हमारी बात तो होती है, लेकिन यूजुअली ये होता है कि वो जो मुज़ाकरात हैं वो हो नहीं पाते, टेबल टॉक सही से हो नहीं पाती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और इशू जो है वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं, और ये इशू जो है वो ट्रैफिक से रिलेटेड है। अच्छा, ट्रैफिक से रिलेटेड ये इशू जो है कि शहर में जो पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स के दौरान जो है वो ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का जो है वो शिकार हो जाती है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो आहिस्ता हो जाती है, फिर शहरियों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये क्या किया जाए कि ट्रैफिक एहलकार भी गायब हो जाते हैं, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो जाती है? व्हाट्स गोइंग ऑन आज़ाद भाई? मैं इस पर कुछ वक्त पहले पूरा ढोल बजा चुका हूँ जी, कि मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर जहाँ ट्रैफिक की रवानी बहाल करनी होती है वहाँ नहीं होती है। हाँ ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर होती है हाँ जहाँ पर हमारा जो सिस्टम चलता है। जी, जी। क्योंकि आजकल सिंध में सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम उसको कहते हैं पैसों को, जी जी जी, वो वहाँ पर जहाँ पर सिस्टम चलता है वहाँ पर होती है। हाँ मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आपकी सड़क टूटी हुई हो, सही, या आपका सेवरेज का निज़ाम नाकारा हो, या ड्रेनेज का निज़ाम नाकारा हो, वहाँ पानी बहता हो गंदा, वहाँ पर गाड़ियाँ। और कराची का माहौल ही अलग मंतक है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं आगे वाले को, हाँ अपना रास्ता खुद नहीं निकालते हैं। हाँ अभी मैं गाड़ी ड्राइव करके आगे आ रहा हूँ, तो मेरे से आगे गाड़ियाँ चल रही है, हाँ तो गाड़ियाँ चल रही है एक सिमत में, एक लाइन में, तो बड़ी है, ट्रॉलर भी है, डंपर भी है, ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, बस भी है, सब कुछ है, आगे चल रही है। आगे पानी खड़ा हो तो इंतजार करते रहेंगे, ये गाड़ी आगे निकले तो मैं गाड़ी आगे निकालो। सही। लेकिन हमारे पास सर्विस रोड भी है। अब देखो, चले इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ट्रैफिक पीक आवर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पीक आवर्स में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, शहरी परेशानी का शिकार होते हैं, स्पेशली वीकेंड पे, सैटरडे को, संडे को। आप देखें कि अगर आपने कहीं जाने का प्लान बनाया हुआ है सैटरडे को शाम 5 बजे के बाद, तो आपको पता चलेगा कि आप जिस एरिया से भी जा रहे हैं, जिस मेन शाहरा से भी जा रहे हैं, वो जैम है। और आप गूगल कर लें, गूगल मैप कर लें, या आप कुछ भी कर लें, आपको जो है ये ट्रैफिक ऐसा लगता है कि स्टक है। मतलब जाहिर सी बात है, वीकेंड है तो सब लोग निकलते हैं और मिलने मिलाने के लिए, सैर व तफरी के लिए। संडे वाले दिन भी ये सूरत हाल रहती है। संडे को रात को 10 बजे के बाद जाके ट्रैफिक फ़्लो जो है डिस्पर्स होना शुरू होता है, फिर सड़कों से जो है वो आपको गायब नज़र आता है ट्रैफिक। लेकिन आप देखें कि सैटरडे को शाम से 3 बजे से 4 बजे से जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बहुत बदतर होना शुरू हो जाती है। ये मुझे पता है आज़ाद भाई, ये आपको पता है कि वीकेंड में पीक आवर्स पे, वीकेंड के अलावा भी पीक आवर्स पे ट्रैफिक जैम होता है। ये हमारे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको नहीं पता? मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पुलिस को पता है। और हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के अलावा गेम वार्डन है, जो KMC की तरफ से, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के हवाले से उस वक्त के नाज़िम आला मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में भर्ती किए गए थे, सही, जो सिर्फ शहर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के हवाले से तैनात थे और अभी तक मौजूद हैं। लेकिन ट्रैफिक की बहाली को और रवानी को बहाल करने के हवाले से हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है। इसके साथ साथ हमारे पास जो ख़ास तौर पर बल्दियाती जो इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को ठीक करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के साथ मुज़ाकरत करें, उनके साथ मीटिंग करें, मामला को हल करें। लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सूरत ये है कि ट्रैफिक की बहाली को, रवानी को बहाल करने के हवाले से आज तक भी हमारे बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान ने कभी भी ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर इस मामले को हल करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं। ये मुकामी मामला हैं, ये सिंध हुकूमत के सूबाई मामला तो नहीं है, ये मुकामी मामला हैं। मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये निज़ाम जब मुकामी सतह पर मुंतकिल किया गया था, उस वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स की, ज़िले नाज़म की या दीगर की जिम्मेदारी बनती थी इन मामला को, मुकामी मामला को किस तरह हल किया जाए। आज तक भी मेयर कराची मेरे दोस्त मुर्जा वाब साहब ने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर या DIG ट्रैफिक के साथ बैठकर किसी किस्म के मुज़ाकरा नहीं किया कि शहर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल किस तरह किया जाए, उस तरह नहीं किया कि इकदाम। लेकिन इन इकदाम को ठीक करने के हवाले से क्या IG सिंध, एक बार मुझे याद है कि IG सिंध निगरान दौर में रिफत मुख्तार साहब, वो वहाँ से IG ऑफिस निकले तो उनको जाना था मीटिंग में, CM हाउस में 4 बजे या 5 बजे को मीटिंग थी। लेकिन वो IG ऑफिस निकले, जो CP ऑफिस है IA चुंदरी रोड पर वाकई, वहाँ से निकले तो उसको पूरे शहर में ट्रैफिक जाम नजर आए। वो मीटिंग पर टाइम पर नहीं पहुँच पाए, आधा घंटा लेट हो गए। तो CM साहब मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने पूछा IG साहब कहाँ हैं, तो जो वायरलेस वाले होते हैं उन्होंने कहा IG साहब जो रास्ते में आ रहे हैं। इत्तेफाकन से उसी दिन में जो है खुद मैं ट्रैफिक फंसा हुआ था,
मैं इत्तेफाकन जो है सिंध सेक्रेटरी की न्यू सिंध सेक्रेटरी में CS ऑफिस जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है वहाँ से लिफ्ट में जो है चीफ सेक्रेटरी से उतर के उसी लिफ्ट में मैं भी अचानक सवार हो गया, लिफ्ट जाने वाला था। तो आईजी साहब से मैंने अपना तारीफ करवाया, नया आईजी साहब तारीफ कराया। मैंने कहा सर आईजी साहब अब आईजी हमारे सूबे के, लेकिन अब से मेरी रिक्वेस्ट है। तो उसने पूछा बताएं जी। तो मैंने कहा सर ये है। बोला हाँ यार मैं कल खुद ट्रैफिक फंसा हुआ था, CM हाउस IG ऑफिस है, CM हाउस पहुँचने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। गाड़ी ट्रेवल करेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो IG सुबह का CM हाउस तक IG ऑफिस से पहुंचा आधा घंटा लेट, टाइम पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो 4 बजे मीटिंग थी। तो कम से कम 15-20 मिनट पहले निकला होगा, 15-20 मिनट वो भी गए, आधा घंटा मीटिंग है वो भी गया, मतलब 30 मिनट वो, 20 मिनट वो, 50 मिनट। लेकिन सबको पता है, IDC को पता है, एडिशन कराची को पता है, तमाम DRG को पता है, लेकिन इस मामले को ठीक कर सकते किसकी बनती है, हमारी रियासत की बनती है, हमारे इदारों की बनती है, IG हो या DRG एडिशन IG हो कोई भी हो। लेकिन इस मामले का हल कोई निकालने की तरफ है नहीं। इस वक्त DRG ट्रैफिक साहब कह रहे हैं इस मामले का कोई हल निकालने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आजाद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और आज हमारे पास जो है ना वो हैं बड़ी स्पेशल सी डिशेस, और हमारी जो शेफ़ हैं वो बड़ी मज़े की चीज़ें बना के लाई हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको मिलवाएंगे हमारी शेफ़ से। स्टे विद वेलकम बैक। तो जी बात करते हैं हम कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और हमारे पास जब बहुत सारे ऐसे लोग हमें बताते हैं, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि जी आपने बात करनी है सैरो तफरी की, कि पाकिस्तानी सैरो तफरी के लिए कहाँ जाएँ, स्पेशली कराची हाइट्स। तो कराची हाइट्स क्या करते हैं कि सैरो तफरी के लिए जाते हैं, नारान, कागान, और फिर वहाँ पर जाकर बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन समाओ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपने पर्टिकुलर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो जी ये मज़े की बातें अभी हम करने के लिए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर जो है वो तफरीही मकामात मौजूद हैं, और जाने से पहले किन बातों का ख्याल रखें। और क्योंकि ये जो जून जुलाई का सीज़न होता है ना, इसमें लोगों को जाना होता है ट्रैवलिंग पे, टूरिज़म पे, और एक्सप्लोर करनी होती है चीज़ें। इनफैक्ट कराची की भी बात करेंगे कि कराची में हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, क्योंकि लोग रोज़ाना, अब देखें टुडेज़ वीकेंड सैटरडे, तो सैटरडे से जो है वो अब संडे नाइट तक जो है वो लोग ये सोचेंगे कि कराची में कहाँ जा सकते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो मुकामात हैं, हमारे यहाँ जो जगहें हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी हैं। तो इस पर बात करने के लिए जो है वो हमें ज्वाइन किया है जनाब अनिला चौधरी ने, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? शहजाद भाई ये बताएं कि जो हमारे कराची हाइट्स हैं, जब उनको घूमने फिरने जाना हो, बाहर इंजॉय करना हो, मज़े करने हो, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास काफ़ी लंबा चौड़ा समर वेकेशन आ गया है, ठीक है, तो वो कहते हैं नारान चलो, कागान चलो, ठीक है। तो नारान चलो और कागान चलो में किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है बिफोर टू गो देयर? देखिए नारान कागान तो जाने के लिए पहली तो चीज़ है कि आप तगड़े होने चाहिए। हाँ। क्योंकि आपको वहाँ ट्रबल बहुत होता है। अच्छा, सेहत में या पैसों में? पैसों में भी और सेहत में भी तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना जरूरी है क्योंकि वहाँ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, सही। तो ये है कि अपने साथ जो है सामान कम लेके जाएं, हाँ, और सेहत का ख्याल ज़्यादा रखें, और गाड़ी अच्छी रख के जाएं। अच्छा। अगर वहाँ यूज़ करना है, या तो फिर वहाँ की लोकल जो जीप्स होती हैं जी उन पे इन्हिसार करें। सही। तो आपने कहाँ ट्रैवल किया, ज़रा कुछ अपनी बताएं, अपनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, कहाँ जाना चाहिए लोगों को घूमने के लिए? ओवरऑल पाकिस्तान तो पूरा देखा हुआ है। अच्छा। देखिए पाकिस्तान की खूबसूरती तो शुरू होती है सन से ही, सही, ठीक है, ग्रीनरी आपकी स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही आप पंजाब में एंटर होते हैं, हाँ, तो पंजाब के बाद जो है आपको वो नेचर से ताल्लुक जुड़ना शुरू हो जाता है। फिर आप जितना ऊपर जाते हैं माउंटेन की साइड पे या पहाड़ी इलाकों में, तो आपको जो है खूबसूरती का पता चलता है, और आपको जो है एक नेचर से एक अच्छी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप कराची को भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ घर बना लेना चाहिए, लेकिन एक वीक के बाद आपको लगता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, आपको नेटवर्क परेशान करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन का जो है वो एक गैप आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों का। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें वापस घर चलना चाहिए, शहर चलना चाहिए। सही। अनिला हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला, क्या एक्सपीरियंसेस हैं ओवरऑल, मतलब आपने ट्रैवलिंग की होगी, और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स जो हैं उनके साथ में शेयर करें कि कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर कौन से मज़े के स्पॉट्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या पी सकते हैं, ज़रा बताएं।
आई थिंक कहाँ कहाँ जाना चाहिए, इट्स वेरी पर्सनल चॉइस, आपको कहाँ जाना चाहिए। सजेशन तो आप देना ताकि वो अपना पर्सनली उसको चूज कर सकें कि जी लीला ने हमें बताया तो वी विल सिलेक्ट इट पर्सनली। यस, आई वुड से कि एक्सप्लोर द वैलीज, स्कर्दू और बल्दिस्तान की वैलीज, जो मैं मेरी जो पर्सनल चॉइस इस वक्त ये है कि बहुत सारी ऐसी वैलीज हैं, जैसे बोगन वैली है, वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अच्छा, वहाँ पे लोग नहीं गए हैं। कैलाश एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे लोग नहीं गए हैं। यार कैलाश वाकई बड़ा एक्चुअली ये मेरी जाना मैंने सुना बकेट लिस्ट में, देखें जाना हर जगह पे बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अभी कुछ अर्से पहले आई हर्ड अबाउट एन एक्सीडेंट जो एक बहुत क्लोज फैमिली में हुआ, दैट वाज बाबू सर टॉप पर हुआ। एंड वहाँ पे मैंने कभी सुना नहीं था, बट सडनली आई हर्ड अबाउट इट कि बाबू सर टॉप से बिल्कुल गाड़ी सीधी जो है वो नीचे खाई में गिरी, हालांकि उससे ज़्यादा डिफिकल्ट एरियाज में है। सो यस, जाना हर जगह पे मुश्किल है, बट यू नीड टू गेट सम प्लान्स रेडी फॉर दैट। अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न एरियाज लोग क्यों प्रेफर नहीं करते पाकिस्तान में, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ रोड, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, और खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका फ़ौरन जो रेपरकशन है वो बहुत मुश्किल है। आई रिमेंबर उनका जब इंसिडेंट हुआ तो हमें हेलीकॉप्टर अरेंज करना पड़ा राइट अवे टू गेट देम फ्रॉम देयर टू इस्लामाबाद, बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। तो ये थोड़ा सा स्कैरी पार्ट होता है, विच इज़ एवरीवेयर इन नॉर्दर्न एरियाज। आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज फ्रॉम नारान, खागान टू स्कर्दू टू बल्दिस्तान, इवन इन द बलोचिस्तान एंड KPK साइड ऑल्सो। या आई एम लेफ्ट विद द वैलीज, व्हिच आई सेड द बोगन वैली अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे कोई अच्छे होटल्स भी नहीं हैं। सो आई एम सर्चिंग कि मुझे वहाँ पे कोई लोकल्स में ऐसी कोई रिजॉर्ट या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाए वेयर आई कैन स्टे एंड आई कैन एक्सप्लोर द प्लेस। एंड द अदर इज कैलाश, मुझे वहाँ जाना। कैलाश, ओके। अच्छा चलिए ठीक है, एक आम पाकिस्तानी फैमिली है और एक आम कराची आइड है, उसके घर में 5, 6, 7 लोग हैं और उसने सोचा कि जी मेरे पास टाइम है, आई हैव एनफ ऑफ टाइम ऑफ वेकेशंस सो आई कैन गो देयर। सो कैलाश अगर किसी ने जाना है तो व्हाट ही कैन डू, क्या करे? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है वो ये सोचेगा कि जी ठीक है मुझे क्या पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, देन फिर मैं किन रूट से किस जो है ना ट्रेनर के थ्रू, गाइडर के थ्रू जो है वो वहाँ पर जा सकता हूँ। वुड यू सजेस्ट कि कैलाश जाने के लिए, ये मैं आप लोगों की हिम्मत की बात कर रही हूँ कि भाई अगला आप लोगों ने घर में बैठ के घर में ही बैठे रहेंगे तो फिर कहीं नहीं जाएंगे, तो आज आपको अनिला बताने लगी कि आप कैसे जो है वो कैलाश जा सकते हैं। तो अनिला थोड़ा सा बताएं, लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो जाएं। मेरा सिंपल तरीका ये होता है कि two choices, are you traveling with a group or individual? If you are traveling with a group, that's a very safe thing because you got people around, right? सो दूसरी चीज़ ये होती है सर्च अबाउट द ट्रैवल एजेंट्स, क्योंकि आजकल ट्रैवल एजेंसीज नेशनल इंटरनेशनल बोथ हैं। कोविड आने की वजह से हमारी बहुत सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज ऐसी थी जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप वो कर नहीं सकते थे और उनको बिजनेस रन करना था फॉर श्योर। सो उस टाइम में दे एक्सप्लोर्ड पाकिस्तान अलॉट, और हर किसी की एक स्पेशलिटी है। आई शुड नॉट बी टेकिंग द नेम्स ओवर हियर, वो ऐसा लगेगा मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, बट हर ट्रैवलिंग एजेंसी की स्पेशलिटी है। कोई बहुत अच्छा आपको कश्मीर साइड का मिलेगा, कोई बहुत अच्छा आपको स्कर्दू साइड का मिलेगा। इसी तरह से कैलाश की स्पेशलिटी भी है। आपको यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, आप बाय एयर भी जा सकते हैं, सही, बाय रोड भी जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। इन ऑल ऑफ दीज 3 केसेस ट्रैवल इज़ रियली स्मूथ। राइट, इट्स जस्ट दैट आपके एक तो फाइनेंशियल्स का डिफरेंस होता है, दूसरा आपका टाइम का डिफरेंस होता है। बाकी ट्रैवल तीनों वेज बहुत स्मूथ है। इस्लामाबाद से आगे गेट अ कार फॉर यू एंड और हैविंग एन एजेंट और अ गाइड और अ टूरिस्ट लाजमी होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। फ्रॉम देयर गेट अ कार फॉर यू एंड दे विल गो स्ट्रेट टू कैलाश एंड इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डू दैट। ओके जी, तो बस आपने यहाँ से जाना है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आपने जो है वो कार्ड लेनी। अगर कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं आप तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है ज़्यादा। हाँ, और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो ज़िंदगी की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेज हैं, आई ऑलमोस्ट ट्रैवल अभी तक मेरे में 7-8 इंटरनेशनल कंट्रीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तो पूरा हो चुका है। एक वक्त में एक स्पॉट होना चाहिए। हम जो ये करते हैं ना कि इधर भी जाएंगे, नारायण भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो भाई हाँ, सारी दुनिया के काम एक ही मंथ में करके आ जाएंगे। ब्यूटी एंड द एसेंस ऑफ द प्लेस। आप अपने आप को टायर्ड भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप एक जगह बैठ के उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे, आप नहीं देख पा रहे वहाँ की सुबह कैसी है, वहाँ की शाम कैसी है, वहाँ का रात कैसी है, वहाँ की स्ट्रीट फूड कैसा है। आप एक वक्त में एक जगह रखें, सही, बिल्कुल, आपका बजट भी कम होगा, आप टायर्ड भी नहीं होंगे एंड यू विल एक्चुअली हैव वेकेशन जिसे आप कहते हैं। सो जब एक वक्त में एक जगह रख दे, यू स्ट्रेट गो टू दैट प्लेस, यू स्टे देयर, यू एंजॉय ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड यू थिंक अब दोबारा तो नहीं जाना ना, देन यू चूज अनदर प्लेस।
तो आप उसको एंजॉय ज़रूर। बिल्कुल, ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आप जब किसी एक जगह पर जाते हैं तो एक ही जगह पर जाएं, उस जगह को फील करें, मतलब वो जगह से मानूस होने में ही आपको कम से कम जो है वो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, फिर जगह के साथ जो है वो रेलेवेंट होना शुरू होते हैं, फिर आपको पता चलता है अच्छा इसकी सर्दी में जो है ये मज़ा है, इसकी गर्मी में ये मज़ा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये खूबसूरती है। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत अनईजी लग रही होती है तो उसके साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही होती है जो सराउंडिंग्स में बड़ा खूबसूरत होती हैं, तो फिर आप उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं ना शहजाद भाई, वो इस तरह से जाते हैं जल्दी जल्दी, नारायण भी जाना है, काखान भी जाना है, फिर मरी भी जाना है, फिर ऐसा करें यहाँ पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी चले जाएं, तो इस चक्कर में ना उनका एक तो थकन, वो बड़ा लेथार्जिक हो रहे होते हैं, फिर वो ना फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी आ रही होती हैं, ना वो एक्सप्लोर सही कर पा रहे होते हैं। तो कितनी ये ठीक बात लगी आपको अलीला की कि एक वक्त में एक ही जगह जाएं, एक्सप्लोर करें, सुकून से जाएं, एंजॉय करें, मज़े करें और आ जाएं। देखें, जो एक रोड का एक तना होता है, हाँ। राइट हैंड पे कुछ है, लेफ्ट हैंड पे कुछ जी, है। जी, जी, जी। जब आपने एक मॉल में हम जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, तो इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, तो फिर वो वाला फील आता है। सही। अगर आपने जाना है तो एक ही जगह प्लान करें, उस जगह पे स्टे करें, एटलीस्ट एक दिन गुजारें, तो आपको पता चले कि आपने कुछ देखा। सही। तो चलते हुए रूट्स को मत देखें। दूसरा मैं कहता हूँ कि जब भी आप जाएं नॉर्दर्न साइड पे, तो मौसम का कोई पता नहीं होता, कब बरसात होनी है, कब ओले पड़ जाने हैं, कब बर्फ पड़ जानी है। तो उसके लिए जो है प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लोग जो है बर्फ में फंसे हैं, जिसमें दम घुटने से लोगों की डेथ भी हुई है गाड़ियों में। सही। सो उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। और अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है और कहीं आप रुकते हैं तो गाड़ी में हीटर का इस्तेमाल ना करें। हीटर का इस्तेमाल ना करें। और इस हवाले से हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि जब सर्दी हो और आप कहीं स्टक हो जाएं तो प्लीज़ अपने जो हीटर हैं वो ऑफ़ कर दें, कोशिश करें बाहर निकलें, फिर आप अंदर आके बैठ जाएं, क्योंकि इससे जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत नुकसान होगा। और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सख्त सर्दी में आप नारायण कागान में स्टक हुए हैं और गाड़ी में आपने हीटर ऑन किया, अगर कर भी लिया है, तो प्लीज़ आपने सोना नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर जो आपके जो बॉडी के जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और कई लोगों को होश नहीं आता। इस हवाले से करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है घूमने फिरने की और कराची हाइट्स, जिनको घूमने फिरने की कोई जगह ही समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अपने ही कराची में जब घूमने के लिए निकलते हैं या जाते हैं तो हमारे जहनों में 2-4 जो है वो मेगा प्लेसेस होते हैं, जिनमें सी व्यू, जिसकी हालत ज़ार सबको पता है कि वहाँ पर क्या हालात होते हैं, और वीकेंड पे वहाँ पर जो रश होता है, फैमिलीज़ वहाँ जा नहीं सकती, बाकी जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी रश होता है। फिर कहीं पर अगर आप जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जिस तरीके से पार्क्स हैं या दीगर जगह हैं, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वीकेंड पर जो है उसका मोबाइल छिन जाए। तो ये सूरत हाल होती है। कौन से ऐसे स्पॉट्स है कराची में जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई वो वहाँ पर जा सकते हैं सिक्योरिटी के साथ और फैमिलीज़ को भी लेके जा सकते हैं? देखिए, सी व्यू तो बहुत पुराना हो गया, यही ना, हम लोग थक गए। हाँ, पुराना क्या सर, सी व्यू को पुराना कर दिया ना, कर दिया। वरना पूरी दुनिया में आप देखिए जहाँ पर बीचेस हैं, जितने ये बीचेस होते हैं, जितनी ये साहिल समंदर होते हैं, ये कोस्टल एरिया होता है सारा, ये समझें कि ये एक गोल्डन एरिया होता है। लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लोग जिस तरीके से इन एरियाज़ को बनाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जो हमारे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हमेशा जब भी सी व्यू पे जाते हैं तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि अगर आप अपना सी व्यू, हम अपना सी व्यू सिर्फ साफ़ रख लें तो आप यकीन करें कि ये एक मतलब इतना ज़बरदस्त लोगों के लिए तफरीह का मुकाम होगा, एक ऐसा स्पॉट होगा। लोगों के पास सिर्फ छोटे छोटे दरिया और छोटी छोटी नहरें भी अगर निकल रही हो ना कहीं से, वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मगर अल्लाह ने कराची में हम लोगों को समंदर दिया हुआ है, जिसको हम कचरा डाल डाल के आलूदा कर रहे हैं। फिर हम खुद भी वहाँ घूमने नहीं जाते, क्योंकि इतने कचरे में और इतने गंद में आप कैसे जाएंगे घूमने के लिए। मतलब अगर हम खुद ही अपने इन एरियाज़ को डेवलप नहीं करेंगे तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम ये कहें कि जी कहीं और से कोई और मुल्क हमें नया समंदर दे दे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रही हैं, क्योंकि दुबई में या शारजा में आप जाएं, नियर कंट्री है, तो उन्होंने कॉर्निशेस बनाए हुए बहुत सारे, हाँ। और वहाँ पर फैमिलीज आती हैं, शाम एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा गर्म इलाके हैं। Exactly. तो अब 4 बजे के बाद जब आप जाते हैं कॉर्निश साइड पे, तो आप विजिट करते हैं, फैमिलीज आती हैं और खाना पीना करते हैं, बट वो सिविल एथिक्स रखते हैं। वो अपने गार्बेज को खुद लेते हैं, अपने शॉपर्स में या तो कहीं बिन में डालते हैं, या तो अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम लोग वहीं, हमने पानी की बोतल फेंकनी है, क्योंकि सिविल सेंस हमारी सिविल सेंस हमारे पास है ही नहीं। अनिला, कितना अफसोस होता है ना कि हमारे पास अल्लाह ताला ने कराची में कराची वालों को कितनी नेमत दी हुई है। हर मतलब ये नहीं कि देखिए हर बड़ी चीज़ें हमारे पास हैं, समंदर हमारे पास है, लोग तरसते हैं समंदर पे जाने के लिए। मतलब जो मुल्क से बाहर, इनफैक्ट आप अगर अमेरिका की बात कर लें या आप कनाडा की बात कर लें, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आप उनकी बात कर लें,
समर वेकेशंस को वो इस तरह से प्लान करते हैं जिससे वो सेलिब्रेट कर रहे हों। वो बीचेस पे जाने का प्लान करते हैं, वो मुख्तलिफ पैकेजेस लेते हैं, उनके बीचेस के ऊपर उनका कल्चर नज़र आता है, पूरी उनकी फूड स्ट्रीट होती है, पूरा उन्होंने जो है वहाँ पर पूरी एक होता है ना कि शटल चलाए होते हैं लोगों की सर्विसेज के लिए, लोग आते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर जिस तरीके से बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाए होते हैं। हमारा सी व्यू आप देखें, ऐसा लगता है जैसे कि बस एक समंदर है जिसके इर्द गिर्द कचरा है और बस लोग शायद मजबूरी से बैठे हैं। आप यकीन करें, ऐसा लगता है लोग मजबूरी से बैठे हैं हवा खाने के लिए, मतलब लाइट नहीं होगी तो समंदर पे। हमारे यहाँ ये है कि लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग थी, सी व्यू पे लोग पहुंच गए, न्यू ईयर थी तो फायरिंग करनी थी तो पहुंच गए लोग, मतलब हल्ला गुल्ला करना था तो पहुंच गए। ये पर्पज़ है हमारे सी व्यू का। I live near Sea View. My accommodation is over there. So मेरे लिए तो Sea View वाले अपार्टमेंट्स में? Yeah. So मेरा तो वहाँ पे रोज का आना जाना। सही, हाँ। और वीकेंड ऐसा थिंग कि वो मेरा रूट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं वीकेंड पे वहाँ नहीं जा सकती। इवन वहाँ मॉल जो करीब में है वो मेरा गो टू गो एरिया है। सही। I get everything done over there from my grocery to car wash to everything, right? So लेकिन मैं वीकेंड पे वहाँ नहीं जा सकती। I have to plan a weekday because वहाँ पे crowd ऐसा आता है। देखें, आपने एक बात की, आई डोंट नो कितनी बुरी लगेगी सुनने में, लेकिन जब तक हमारी गलती हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं कर सकते। When you go outside, you talk about Turkey's Antalya beaches, you talk about Dubai, you talk about Maldives. Maldives से ज़्यादा wild ocean मैंने अभी तक नहीं देखा। I've traveled so many countries, but Maldives का ocean is very wild. ठीक है, so आपने कहा वहाँ कल्चर दिखता है, तो हमें भी यहाँ पे हमारा कल्चर ही दिखता है अनफॉर्चुनेटली। और हमारा कल्चर ये है दैट वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर ओन थिंग। हम अपनी ही जगह का ख्याल रखना नहीं जानते। एज ए नेशन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम, एज ए नेशन हमारे अंदर असल में मसला ये है कि हम लोग थैंकलेस लोग हैं। मतलब ये समंदर हमारे पास नहीं होता ना, तो यकीन करें इसके बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाया, काश कराची में समंदर होता, काश हमारे पास भी सी व्यू होता। अभी अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है ना शहजाद भाई, तो आप देखिए उसके लिए सोशल मीडिया पर कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। देखिए जी, फ़लाँ शहर को देखिए हमारे पास ये नहीं है, फ़लाँ शहर को देखिए हमारे पास ये नहीं है, फ़लाँ शहर। और भाई आपके पास समंदर है, आपके पास बड़ी सड़कें हैं, आपके पास ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको सफाई रखने की ज़रूरत है। अब अगर हम लोग गए और वहीं पर ही जाके आपने पॉपकॉर्न का शॉपर फेंक देना है, वही आपने कचरा करना है, वहीं पर आपने जो है वो सारी गंदगी करनी है, तो फिर देखिए हमें बात करने का हक भी नहीं है कि हमारे पास तफरीही मुकामात नहीं है। जैसे अनिला ने कहा कि वो नियर रहती हैं लेकिन वो अवॉइड करती हैं। हमारे यहाँ मसला सारा है, अगर मैं शाम को प्लान करके अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ तो मैं स्ट्रेसफुल होता हूँ, स्ट्रेस फ्री नहीं होता हूँ। ठीक है, स्ट्रेसफुल होके मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ, मुझे ये अंदाजा नहीं होता कि कौन कहाँ से आएगा, कब क्या होगा। मैं गाड़ी अगर खड़ी करके सी व्यू पे वॉक करने जाऊंगा तो मेरी गाड़ी का ग्लास मिलेगा, नहीं मिलेगा, गाड़ी का क्या होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हम जो है उसको, जो आपने कहा ना, जैसे बाहर कंट्रीज में, यूएसए में, कनाडा में, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो अगर यूरोप साइड को हॉलीडेज पे आते हैं तो वो प्रॉपर हॉलीडेज के लिए माइंड बना लेते हैं और उसी तरह उनके बॉडी एक्शंस होते हैं और वो निकलते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम स्ट्रेसफुल इतने होते हैं, क्या क्या होगा हमारे साथ। एक्चुअली अगर इनफैक्ट ये कराची हाइट्स जो हैं, यानी हम सब जो हैं, अगर हमें फैमिली को पिकनिक पे लेके जाना हो, यानी सी व्यू से आगे हॉक्स बे की तरफ या मुबारक विलेज की, यानी मज़ीद आगे जाना हो आपने, तो आप एक दिन पहले सोचते हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, कब पहुंचना है, शाम से पहले वापस आना है, फिर उसके बाद जो है वो अच्छा जी कहाँ पर स्टे होगा, कैसे। यानी हम लोग अपने शहर से, अपने ही शहर के जो सी व्यू है या अपने ही शहर के जो समंदर है, थोड़ा सा दूर जाने के लिए हम लोग इतना सोचते हैं। तो जब ही तो फिर हमारे यहाँ लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि यूजुअली हम कहाँ मूव अराउंड करते हैं, हम रेस्टोरेंट्स चले जाते हैं, हम ज़्यादातर खाना खाने चले जाते हैं। ये तो शुक्र है कि हमारे पास जो है ये सिनेप्लेक्सेस हैं, न्यू प्लेक्सेस हैं, तो हम वहाँ चले जाते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मतलब अगर इसकी ब्रॉडर आप पिक्चर देखें तो साहिल समंदर पर जाने के लिए उस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि आप जो है उसको सेलिब्रेट करें या आप जो है वो चले जाएँ। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट हैं जो कि साइड्स के ऊपर बनाए हुए हैं। So many resorts, if you search on Facebook, there are so many resorts which are open just now. Because ये समंदर का मतलब सी व्यू नहीं है, कहीं भी आप मेंटेन कर सकते हो उसको। So blessed country that we have a whole coast.
हाँ. और हमारी कोस्ट इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। यस, यही एंड तो जिसमें से सिंध के पास इज 35 किलोमीटर जो है वो सिंध के पास, एंड देन कम्स द मकरान कोस्ट, राइट, एंड देन कम्स द गवादर कोस्ट। तो हमारा कोस्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सी व्यू पे इट्स मोर क्राउडेड बिकॉज आई फील दैट इट्स अ वेरी you know easy picnic for the people who can't afford it. But the ones who can afford it, I think you should go for the resorts. There are so many, again I won't name it, मगर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जो अब बने हैं। हाँ। और अब वहाँ पे फार्म हाउसेस बहुत अच्छे हो गए, फार्म हाउसेस कैटेगराइज हो तो वहाँ पे ये कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय एंड यू आर गोइंग विद द फैमिली, तो वो आपको सुबह से लेके रात तक के पूरे पैकेजेस देंगे, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू बॉनफायर टू एवरीथिंग। एक्टिविटीज भी होंगी। सो बट देन यू हैव टू प्लान, वो प्लान तो बहुत ज़रूरी है। इवन इफ यू फर्स्ट यू हैव टू प्लान, एंड फिर वही बात आ जाती है कि जो बहुत ज़्यादा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यू कैन नॉट अचीव दोज प्लेसेस। तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि अपना जो सी व्यू है, अपना जो साहिल है, अपना जो समंदर है वो साफ रखें और फिर उधर जाकर आप इंजॉय करें। क्योंकि आप जब फैमिली के साथ जाते हैं तो आप 2-4 घंटे के लिए जाते हैं, फिर आप वो रिजॉर्ट और फार्म हाउस और इतना लंबा प्लान नहीं करते। वीकेंड पे अगर आप 6 घंटे निकाल रहे हैं तो आप ऐसी प्लेस पे जाएंगे ना कि आप जहाँ इजीली जाएं और वापस आ जाएं। आप 6-7 घंटों के लिए रिजॉर्ट या फार्म हाउस चूज़ नहीं करते। आप कहते हैं भाई फिर जा रहे हैं तो आप 2 दिन या 3 दिन स्टे करें। तो ये ज़रूर जो है वो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे शहजाद भाई लोगों को कि कराचीइट्स को कि भाई वो किस तरीके से अपनी जो वीकेंड है वो सेलिब्रेट करें या अपने वीकेंड पे बाहर जाने का प्लान बनाएं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए मैं इसको कंक्लूड करूंगा इस तरह से कि मैं अगर दुबई में रह रहा हूँ तो मेरे पास एक ही मौसम है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मेरे पास चारों मौसम हर टाइम अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कराची में गर्मी है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बर्फ़ अभी भी पड़ रही है, एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन बस वही है कि अगर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, कम पैसों में भी इंजॉय किया जा सकता है। आप ट्रेन के सफ़र को इंजॉय करें, बिल्कुल। आप बसेस के सफ़र को इंजॉय करें। देखिए सफ़र तो है वो, चाहे आप अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ के जाएं या उस गाड़ी में बैठ के जाएं, आपको डेस्टिनेशन पे ले जाया जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इंजॉय करना चाहते हैं तो अपने ही मुल्क को करें, किसी को प्रमोट करें, और जो आपकी अपनी सिविल सेंस है, सिविल एथिक्स है, उसका ख्याल रखें, अपने मुल्क का खुद ख्याल रखें। सही। हम हर चीज़ गवर्नमेंट पर डालते हैं, गवर्नमेंट की हर जगह जिम्मेदारी नहीं होती। बहुत से मुल्कों में जो है बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो जो लोग रह रहे होते हैं वो खुद कर रहे होते हैं। अपने जो बाहर के लॉन है उनकी कटिंग, उस पर जो है फाइन्स लगते हैं। हमारे यहाँ फाइन्स ही नहीं है, इसलिए हम लोग बेफिक्र हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई हमारे शो पे आए, नीला हमारे शो पे आई। शो में या वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको शेफ से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब बारिश का मौसम है और मौसम ऐसा है कि वो औसम है, और औसम मौसम में जो है वो क्या पकाएं, क्या खाएं, और मज़े मज़े के चटपटे चटखारेदार चीज़ें क्या बना सकते हैं। आपके जहनों में आ रहे होंगे पकौड़े, समोसे, छोले, दही बड़े। तो बिल्कुल वो हमारे पास यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद है, और ये सारा जो सब कुछ है बना के लेके आए हमारे शेफ़ उमैर, और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ किरण। पहले करेंगे इनसे ढेर सारी बातें और फिर बताएंगे आपको कि इनकी जो ये स्पेशलिटी है, ये जो डिशेज़ हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी रेसिपी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे उमैर भाई? ठीक है, अल्लाह का करम ही करम है। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर भाई बारिश का मौसम है और डेफिनेटली बारिश के इस मौसम में जो है वो एपेटाइट हो जाती है इंक्रीज़, और आपका दिल करता है कि आप कचौरियाँ खाएं, आप समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, दही बड़े खाएं। और इस सिलसिले में जो है जाहिर सी बात है आपको ऐसी जगह से कोई चीज़ लेनी होती है कि जो वाकई जितना आपका दिल चाह रहा है, जितनी आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट भी मिले। तो ये बताएं कि ये जो कचौरियाँ हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, बारिश में स्पेसिफिक खाने क्या होते हैं जो मौसम की अकॉर्डिंगली हो, बारिश के अकॉर्डिंगली हो? देखिए 90% लोग तो जो है ना वो पकोड़ों पर डिपेंड करते हैं। पकोड़े बहुत मज़ा आते हैं, और उसके साथ चाय हो। पकोड़े और चाय, क्या बात है जी, बिल्कुल। अच्छा, पकोड़े और चाय हो, मतलब वो पकोड़े बोलते बहुत सारे लोग क्या होता है, क्रिस्पी पकोड़ा और वो आलू के पकोड़े, मिर्ची वाले पकोड़े, पालक वाले पकोड़े हो जाते हैं, और मिर्ची के अंदर जो इमली की चटनी भरी जाती है वो तो मज़ा आ जाता है जी। क्या क्या बात है, दिल ललचाने वाली कि पकोड़े जो है वो लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते बारिश में। आपके पास जो लोग आते हैं और आपसे जो डिमांड होती है बारिश के मौसम में कि भाई उमैर भाई ये ऑर्डर है, ये आपने बना के देना है, तो आप क्या चीजें बना के देते हैं लोगों को? जब बारिश के अंदर डिमांड आती है, गरम छोले होते हैं जो दही बड़े वाले होते हैं, अच्छा, वो, और मीठे दही बड़े, नमकीन दही बड़े, अच्छा, और पानी पूरी तो थोड़ा
बारिश के मौसम में थोड़ा कम बिकती है, हाँ। क्योंकि बारिश में अच्छा, पानी पूरी बारिश में कम क्यों उमेर भाई? उसका तो बड़ा असल डिमांड में होती है। लोगों ने जहन पे लिया हुआ है कि पानी पूरी खाने से बारिश के अंदर जो गला खराब हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा। हाँ, ऐसा हाँ। कुछ नहीं होता है, अच्छा, ठीक सही। है, क्योंकि पानी पूरी का पानी जो है वो गला भी साफ करता है और पेट भी साफ करता है। अच्छा, ये तो वही, ये मुझे पता नहीं था कि वो पेट और गला दोनों साफ करता है। बिल्कुल। अच्छा, सही। तो और क्योंकि क्या क्या उसके डिमांड अंदर होती काला है? नमक वगैरह होता है, वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, सही। हाँ, सही। अब पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, सही। मगर थोड़ा सा मसला ये है, उसके अंदर जो खट्टापन होता है ना, तो कोई और चीज से खट्टापन करता है, किसी और चीज से करता है, तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि गला जो है वो बैठ जाएगा। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं? आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, जो आपके पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं और कहते हैं भाई देखिए, उमर भाई हमें तो ये वाला मुझे तो काफी अरसे से जो है वो मैं खौसा बेच रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब इंशाल्लाह 1 अगस्त को मैंने जो लाइव बारबेक्यू खौसा इंट्रोड्यूस करवाना है लोगों को, इंशाल्लाह 1 अगस्त को। हाँ। और लाइव चिपोटले। बस ठीक है, फिर 1 अगस्त को उमर भाई जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जब बारबेक्यू लाइव बारबेक्यू के साथ न्यू आइटम है ये। ओके जी, फिर 2 अगस्त को जो है फिर हम बुला लेते हैं उमर भाई को, ताकि हमें बताएं कि किस तरीके से बारबेक्यू बनाते हैं वो। किरण हमारे साथ में मौजूद है। किरण, राशिदा कंवल। अच्छा, राशिदा कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताएं राशिदा कि अब क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त शेफ़ हैं और मज़े के खाने जो हैं वो आप बनाती हैं, बारिश में स्पेशली लोग आपके घर में भी और वैसे भी क्या डिमांड करते हैं कि जी हमें आप, जैसे उमर भाई ने बताया भी कि हमें जो है वो लोग कहते हैं कि जी आप स्पेशल पकौड़े या दीगर चीज़ें देते हैं, आपसे क्या डिमांड होती है और आप क्या समझती हैं कि बारिश में कौन से मज़े के खाने खाने चाहिए? देखिए, बारिश में तमाम फ्राई आइटम जो होते हैं ना, हाँ। जैसे आलू के पकोड़े हो गए, मिर्च पकोड़े हो गए, हाँ। उसकी के पकोड़े ही बनते हैं। और सबसे बढ़कर जो है समोसे, समोसे, चाहे वो आलू के हों। अब जैसे मैंने बनाए, हाँ। तो उसमें कड़ी पत्ता सही। जो है उसका बघार। चलिए बिल्कुल, और- आप जी। रेसिपी बताएं जरा, दिखाएं राशिदा के जो समोसे हैं। राशिदा भाई हमारे लिए बड़े मज़े के जो है वो समोसे बना के लेके आई हैं। सो राशिदा के समोसे हैं, राशिदा रेसिपी बताएं। थोड़ा सा ऑयल गरम करा आपने, हाँ। उसमें आपने फौरन कड़ी पत्ता डाल के इसको हटा दिया सही। वरना वो जल जाएगा। अच्छा। फिर उसमें आपने हल्दी, कुटी हुई मिर्च हो गई, नमक हो गया, काला नमक हो गया, हाँ। कुटा हुआ जीरा हो गया, साबित भी डाल सकती हैं आप। सही। साबित कुटा हुआ धनिया बहुत से लोग पसंद नहीं करते, आप पिसा हुआ डाल दें, 1 टीस्पून डाल दें आप, वो डाल दिया आपने, उसको हल्का सा भून के उसमें थोड़ा सिरका भी डाल दिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1-2 पत्ते पुदीने के भी डाल दिए, उसको मसाला भून लिया। मतलब लोग जो कच्चा मसाला डालते हैं ना, उबले हुए आलू हैं, उसमें आपने नमक भी डाली, वो नहीं होता। ये रेसिपी अलग है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ। बस उसमें आपने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया और राई दाना भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, सही। भून लिया। और फिर ये कि आलू जो है वो मैश करें तो ठंडे, कभी सही। गर्म आलू मैश ना करें, हाँ। वरना वो इतने वो हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। सही। तो ठंडा कर लिया अपने आलू को, उसको मैश करा, फिर इसके बाद ये सही। तो इस तरीके से मज़े की जो समोसे की रेसिपी राशिदा ने बताई ना, ये समोसे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने राशिदा पकौड़े भी बनाए हुए ये हैं, आलू और प्याज के पकौड़े। आलू और प्याज के पकौड़े। यूजुअली क्या होता है कि आलू और प्याज के पकौड़े ना लोग डिफरेंट तरीकों से भी जी, बनाते जी, हैं, जी। इसकी डिफरेंट ये मैंने रेसिपी भी मिक्स कर होती दिए है। सब साथ ये में। आपने किस तरह से बनाए हुए ये हैं? मैंने आलू इसमें और बारीक प्याज के बारीक पकौड़े? आलू काटे अच्छा। और प्याज काटिए, सबको यानी Just साथ like मिक्स आपने कर दिया। मैश कर लिया है। मैश कर लिया है। सही। अब इसमें आलू भी है, इसमें प्याज भी है, और सबसे स्पेशल चीज़ जो है इसकी चटनी है, सबसे स्पेशल चीज़ इसकी जो चटनी। जान है। सही, इसकी जो जान है। पकौड़ों की जान है। पकौड़ों की जान। अच्छा, ये मैंने बहुत नोटिस किया है राशिदा कि अगर आपके पकौड़े कितने भी स्पाइसी मज़े के बने हुए हैं, लेकिन अगर चटनी नहीं अच्छी बनी हुई ना, तो उसका जो पूरा मज़ा एक, नहीं आता। हाँ, पूरा वो जो उसका एक कहना चाहिए कॉम्बिनेशन है ना, उसका मज़ा नहीं आता। ये चटनी आपने किस तरह बनाई हुई, इसकी रेसिपी बताएं। तो भी हाँ। इसमें लेमन है, टमाटर है, हाँ। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, जीरा, काला नमक, हाँ। ये सारी चीज़ें इनको ग्राइंड कर लिया आपने। सही। और इसकी मतलब एक थोड़ा मुख्तलिफ जायका है, क्योंकि अच्छा, इसमें आपने इसमें लेमन भी डाला हुआ मैंने है। लेमन भी डाला है, Usually लोग टमाटर लेमन भी डाला नहीं है। डालते ना, नहीं हाँ, डालते। अब नहीं आप डालते। जब इसको टेस्ट आप करेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग होगी। और टमाटर भी नहीं डालते इसमें, टमाटर भी नहीं हाँ, डालते। कच्चा टमाटर डाला है, पका हुआ नहीं डाला। अच्छा, इसमें आपने चटनी में क्योंकि कच्चा इसका कलर देखें आप, तो हाँ। कलर बता रहा है इसमें रेड टमाटर नहीं है, रेड टमाटर तो चटनी इसकी कई कोई तरह खास की है। वजह है कि टमाटर और लेमन आपने दोनों इसमें ये ऐड एक किए? अलग रेसिपी है, मैंने बता नहीं, दिया। मतलब इसका टेस्ट किस तरह हो जाता है? इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता मैं है। आपको ये बता दूं, ये चले, इसलिए उमर भाई इस पे करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जी ये जो सीज़न है मॉनसून का, इसमें ओवरऑल आप क्या खाने बना सकते हैं, घर में क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। पकौड़े सब बनाते हैं, समोसे सब बनाते हैं, लेकिन बनाने की डिफरेंट जो है वो रेसिपी होती है। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो जब आप अप्लाई करते हैं
घरों में, तो वो आपको डिफरेंट टेस्ट देती हैं। और हमारे जो शेफ़ है इतने मज़े के यहाँ पर ये डिशेस लेकर आए, इतने मज़े के खाने बनाते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको नए नए तरीके बता रहे हैं कि आप किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से समोसा बना सकते हैं, पकौड़ा बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बना के मज़े से खा सकते हैं। उमेर भाई, आप बता रहे थे कि टमाटर और जो लेमन है वो चटनी में ऐड करने की ख़ास वजह क्या है? इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, और जो टोमेटो सॉस जब बनता है ना, तो उस चटनी का जायका जो चेंज हो जाता है। ओके, मतलब तीखा तीखा हो जाता है वो जी, जायका। बाज़ लोग जो है ना इसके अंदर इमली डालते हैं। अच्छा। तो इमली में थोड़ी सी कड़ाहट महसूस होती है, जब उसके जो बीच या कोई दागापन आ जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रही। मज़ा नहीं आ तो इमली की जगह आप जो है टमाटर और लेमन डाल दें। लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि टमाटर भी डालें चटनी में और लेमन जूस डाल दें? जी, वो थोड़ा सा ज़्यादा रखें। ज़्यादा रखें, सही। जब एक डाल लें तो उसको 2 डाल दें। ओके, ये आप टीस्पून की बात कर रहे हैं नहीं, या पूरे लेमन की बात पूरा कर रहे हैं। लेमन जो पूरे है वो लेमन आप की ये बात। कह रहे हैं कि पूरा लेमन ही आप वैसे ही वो जिस्म के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फायदेमंद है, है। और हाजमे के लिए भी अच्छा है। हाँ। विटामिन सी भी होता है इसके अंदर। सही सही सही। तो उससे ये है कि आपकी जो चटनी बनी होगी ना, जो आप पकौड़ों के साथ बना रहे हो, बड़ी टेस्टी और बड़ी जो है ना वो मज़े की तीखी तीखी बनेगी। उमेर भाई, आप जो है यहाँ पर ये चाट रखी हुई, चाट भी लेकर आए भाई। आप चाट की जो रेसिपी है ना वो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि मुख्तलिफ सबसे तरीके पहले की जो है- मज़े की चटपटी चाट कैसे बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो चने का कमाल है। अच्छा। चने जो है ना बिल्कुल नरम होने चाहिए। बाज़ औक़ात आप चने कहीं खा रहे होंगे तो थोड़े सख्त होते हैं। सख्त चने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसका जो सॉस होता है वो जो है वो जब्स नहीं होता है, क्योंकि चने रूखे रूखे होते हैं और सॉस तो मुंह में चले जाता है। फिर जो चने रह जाते हैं, आप बोले चाट में मज़ा नहीं आई। चाट में तो मज़ा चाट के अंदर जो चने थोड़े नरम होने चाहिए, सॉफ्ट चने रखें। जी, सही। ऐसे लगे हाथ से हम दबाएं तो बिल्कुल हाँ, वजन ना लगे उस सही पर। सही। और इसके अंदर दही है। हाँ। और जैसे हम रायता बनाते हैं धनिया पुदीना मिर्चें अदरक और लहसुन के साथ। सही। लहसुन की मिकदार जो होगी बिल्कुल कम होगी, ना होने के बराबर। ओके, राइट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमको टेस्ट देना है, वो लहसुन खाना नहीं है। बहुत से ज़्यादा लोग जो है वो लहसुन ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि लहसुन ही लहसुन का टेस्ट आ रहा होता है, लहसुन का टेस्ट आ रहा होता और कुछ भी नहीं आ रहा होता है। ऐसा लगता है कि बस लहसुन ही खा रहे हैं। सही। तो लहसुन की मिकदार बहुत ही, एक आधी कली बस, सही। इससे ज़्यादा नहीं। हाँ। अदरक थोड़ा ज़्यादा हो और धनिया पुदीना एक गड्डी हो, तो आप उसके साथ जो है वो रायता बनाएं। हाँ। इसके अंदर इमली का पानी हो, चाट मसाला हो, दही बड़ा मसाला हो, हाँ। और नमक हो। बस ये चाट की रेसिपी है, बिल्कुल इजीली इजी। सही। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो दही बड़े का मसाला है वो हो, चाट मसाला हो, अदरक और लहसुन और पुदीना की एक ही कली हो, एक ही कली हो। यानी कि ये अलग पार्ट है कि अदरक लहसुन जो है वो आपने ग्राइंड करके उसको रायते में, यानी जो दही है उसको ग्राइंड करके आपने उसमें डालना है। सही। और पुदीना भी डाल दें उसमें, तो ये अलग हो गया। बाकी इसमें जो आपने ओवरऑल मिक्स करना है वो आपने बताया कि चाट मसाला, चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, नमक और कटर मिर्च। और कटर मिर्च, अच्छा, ये कौन सी जरा बेर वाली मिर्च होती है जिसको क्रैश की होती है, कटर मिर्च कहते हैं। अच्छा, कटर मिर्च। जी। अच्छा जी, तो ये देखिए ज़बरदस्त जो है वो चाट की जो रेसिपी है उमेर भाई ने बताई, और आपने जहन में ये रखना है कि जो आपने छोले लेने हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो। अच्छा राजा, आप बता रही थी कि वो जो पानी वाले वो बरसात में देखिए, हाँ, खाना ऐसा होना चाहिए कि आप बरसात में खाना है, आपका पेट भी खराब ना हो, हाँ। और आप ज़्यादा खाएं तो आपके पेट में तकलीफ भी ना हो। तो एक तो ये अजवाइन का इस्तेमाल करें। अच्छा। और सौंठ का, जैसे पकोड़े बनाए ज़्यादा भी खा लिए, इसमें अजवाइन डाल दें। अच्छा। आप बेसन फेंटते वक्त अच्छा। अजवाइन डाल दें, थोड़ा सा काला नमक डाल दें, तो आपका ना कभी भी पेट में दर्द वगैरह नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये बादी चीज़ होती है। अच्छा, अब आ जाएं वो जो पानी वाली जो दही फुल्कियाँ बता रही हूँ, वो लड़कियों की तो बेस्ट है। दही फुल्की लड़कियों को तो बहुत पसंद आएगी। अच्छा। उसमें ये होता है कि आपने बेसन फेंट लिया, उसमें जीरा नमक कुछ भी नहीं डाला हो, पिसी मिर्च थोड़ी सी डाल दी, लहसुन पीस के थोड़ा सा, जैसे इन्होंने बताया कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसका फ्लेवर अगर वो आ गया तो फिर वो सारी चीज़ें ना बैठ जाएंगी। आपने फेंट लिया उसको, फिर आपने पानी में भिगो दिया, उसको ढक दिया, वो अच्छी तरह से यानी सॉफ्ट हो गई ना। अब उसका सारा कमाल जो है वो जो आप उसका पानी बनाएंगी, उसका है। आपने इमली ली, तकरीबन 1 पाव इमली लिया आपने, उसको आपने भिगो दिया, उसमें आपने 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला, 1 टीस्पून काला नमक डाल दिया, पिसा हुआ जीरा आपने 1 टेबल स्पून डाल दिया, हल्का सा भुना हुआ, मामूली सा, ज्यादा भूनेंगे कड़वा हो जाएगा, फायदा नहीं है, कड़वा हो जाएगा। वो डाल दिया आपने। जो इन्होंने मिर्च बताई है कटर मिर्च, उसको क्रश मिर्च भी कहते हैं, कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं। अच्छा, कुटी हुई मिर्च जो हम घर में इस्तेमाल, तो वो आपने 1 चम्मच भर के वो डाल दी। और थोड़ी सी हरी मिर्चें, पुदीना, हरी मिर्च की चटनी पीस ली बगैर किसी
और चीज़ के पानी बना लिया उसका, पानी बना लिक्विड बना के वो भी इसमें डाल दिया, इमली भी हो गई। और एक नींबू निचोड़ के डाल दिया, भले आप 2 नींबू डाल दें। उसको आपने फिर जब मिक्स करा ना, उसको बीज निकालने के बाद उसको एक दफा ग्राइंडर में फिर डाल दिया। ओके जी। अब ये एक पतला सा लिक्विड हो गया। अब आपकी फुल्कियाँ तैयार है, उनको आपने निचोड़ा, आपने डिश में डाला, ऊपर से पानी डाल दिया। अच्छा, इतनी बेहतरीन, और ये हाजमे के लिए भी अच्छी है। और इसका ये टेस्ट दोबारा करने के लिए थोड़ी सी प्याज भी डाल दें अच्छा, और अच्छा हो जाएगा वो। ये जो रेसिपी बता रही है राजदा, ओके जी, उसमें प्याज भी मिला क्योंकि ये पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी। ये पकौड़े अच्छा, वैसे पानी इसकी वाले, रेसिपी इतनी मजे की इसको लग रही कहते हैं पानी वाली दही फुल्कियाँ। जैसे दही फुल्की में दही होता है इसी ना, की दही नहीं, हाँ, इसी की जो बहन है वो उसको कहते हैं लौंग चढ़े। हाँ, लौंग चढ़े की बहन है, मगर वो आपा है इनकी, क्योंकि इसमें बहुत चीजें डलती हैं। पानी वाली दही फुल्कियों की जो बहन है वो क्या है, लौंग चढ़े। लौंग चढ़े, लौंग चढ़े उसमें साबित चटाई है। लौंग चढ़े में जो है वो मसाला जो चटनी डलती है ना, वो बड़ी एंथेटिक, वो अच्छा, हर एक को नहीं आती, सही। इनको वो आती हर होगी। कोई नहीं बना मुझे सकता भी है। आती है, मगर अच्छा, मैं इसको बताऊंगी। आप बनाते हैं लोगों के लिए लौंग चढ़े? मैं लौंग चढ़े लोगों के लिए नहीं लोगों के लिए बनाता, मैं अपने ये पर्सनल बनाता। पर्सनल भाई, मैं ये भी पर्सनल रेसिपी बनाती हूँ। पर्सनल उसकी बनाते जो हैं। वो सीख कबाब बनते हैं, उसका भी एक अलग, वैसे कभी ला के खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Next बस फिर time तो चलेगा। अब तो मैंने जो है ना उमेर भाई को कहना है कि आपने पानी वाली दही फुल्कियों की जो बहन है लौंग चढ़े वो बना के लेके आने, क्योंकि मैंने लौंग चढ़े खाने जितना जिक्र कर रहे हैं ना उमेर भाई, कितने मजे के होते हैं ये। बहुत मजे के। उमेर भाई मतलब ये लोग वैसे शौक से खाते ही पसंद बहुत करते शौक हैं से खाते हैं। ये जो उर्दू स्पीकिंग है ना, वो तो बहुत शौक से खाते हैं। लौंग चढ़े। मैं कभी खाता नहीं था, मैं सिर्फ सोचता था कि ये दही बड़ों के ऊपर चटनी डाल के क्या खा रहे चीज़ हैं, क्या चीज है। ऐसे कमाल की चटनी। जब सही, सही। मेरे दोस्त ने एक दफा मुझे तो खिलाया, चटनी का उसमें ज्यादा कमाल हो। कमाल ही चटनी का है। और सीख कबाब का, उसके बेसन के सीख कबाब बनते हैं ना, ओ जब एक दफा उसने मुझे खिलाया तो मैं, जब भी मेरे को कहीं पे भी नजर आता है मैं तो खाता हूँ, और मैं खुद बनाता भी हूँ घर पे। अरे वाह। मैं बचपन से खाती हूँ। इसमें ये बेसन को सीख कबाब की तरह नहीं, बेसन भी होता है इसमें, कॉर्नफ्लोर भी होता है। हाँ। ये एक अलग ही रेसिपी है। नहीं आपने कहा ना कि वो उसको हाँ, सीख होती है ना, आपने हाँ, कभी खाए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसमें हाँ। सीख होती है, उसकी अलग तरीके की रेसिपी है। वो अच्छा, हर एक नहीं देखिए, बना आप सकता। जब तक वो देखेंगे नहीं ना, आपको जब नहीं- तक जब आप तक मजा, नहीं समझ में आएगा और भाई ये ऑरेंज जो कलर लौंग डाल चढ़े के इसकी हैं ये फुल्की जरूर ये हर इसका- कोई नहीं जानता नहीं है, जानता बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत, जैसे कि बहुत छोटे इलाकों में मिलते छोटे हैं। इलाके, अच्छा, ये लौंग ठीक चढ़े, है। क्योंकि स्टैंडर्ड लोग जो है ना, इन्होंने कभी देखा वो भी ना जानते हो, भी, नाम भी नहीं शायद जानते। नाम भी अरे ना ये क्या जानते बात हो। है भाई, खाने पीने की चीजें तो सब इक्वली खाते हैं मगर ये वो चीज है कि हर कोई नहीं जानता है। जैसे एक हमारा मेमनी खौसा है, हाँ। ये तो अभी अब जो है आम हो वो गया। पब्लिक हाँ, पब्लिक ज्यादा के ऊपर famous हो रहा है, फेमस हो रहा है, हाँ। तो लोगों को पता है, वरना तो ये तो किसी को भी नहीं पता किसी था को नहीं पता। कि क्या है क्या नहीं है। सही। इसकी वो कितना किस तरह बनता है, क्या स्पेशलिटी होती है उसकी? ये तो अभी मैं फिर आपके हाँ, साथ ये तो सही। 2 तारीख को प्रोग्राम करूंगा, आपके साथ बताऊंगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी, लौंग चढ़े और जो है कौन सा वाला ये कौन से की बात करें? बारबेक्यू लाइव खौसा जो है वो बनाना है। बारबेक्यू लाइव खोसा लौंग चढ़े, ये देखिए जी, ये डन होगी ये रेसिपीज। और और पानी मेरे भाई वाली जो है वो फुल्की। हमें, हाँ, पानी वाली फुल्की जो है वो राजदा ने डन की है जी, कि पानी वाली फुल्की वो बना के दिखाएंगे। लेकिन जो रेसिपी बताई है वो ज़रूर ट्राई एट होम, आपने घर में जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ज़रूर आपने बताना है कि जो मेहर भाई की रेसिपी है, राजदा की रेसिपी है, ये कितनी जो है वो आपको लगी है कि ये बड़ी ज़बरदस्त है। और आप बना के इसका जो टेस्ट है, जब अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें बन जाएँ तो आपने ज़रूर हमें सोशल साइट पर जो है बताना है, और हमें मैसेजेस करने कि भाई कितनी आपको ये ज़बरदस्त लगी। अच्छा उमेर भाई, एक होती है कचौरी गर्मियों में स्पेशली जब मानसून का सीज़न हो और बारिशें हो रही हों, तो लोग क्या करते हैं, कचौरी, हलवा, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि भाई ये भी बाज़ार से जो है वो लेके आए चीज़ें ना। तो क्या समझते हैं कि ये भी बारिश के ही खानों में बिल्कुल एडजस्ट हो चलेगा। जाती है कचौरी मानसून भी में? जो है वो रिफ्रेशमेंट आइटम है, हाँ, कोई पेट भरने वाली आइटम नहीं है, रिफ्रेशमेंट आइटम है। Refreshment बहुत है, अच्छा हाँ। लगता है सही, कचौरी। हाँ। उसके साथ आलू का सालन होता है, थोड़ा चने का सालन होता है, हाँ, तो मज़ा आती है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब तो बड़े मज़े की चीज़ें हैं, कीमे वाली कचौरी भी निकल गई है। हाँ, वो कीमे भी वाली कचौरी, बहुत मजे वाह। की वो तो। अच्छा जी, कीमे वाली कचौरी भी है। चलिए जी, ये जो कीमे वाली कचौरी हो गई, लौंग चढ़े हो गए, बारबेक्यू खोसा हो गया, पानी वाली दही फुल्कियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में भी करेंगे बात हमारे नेक्स्ट जो कमिंग शोज होंगे उस पर। बहुत शुक्रिया राजदा, आप हमारे शो पे आई। बहुत शुक्रिया मेहर भाई, आप हमारे शो पे आए। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बताना है आपने हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और देखना मत भूलिए सीरियस 10।